स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। बाजार के लिए आज जो ग्लोबल संकेत हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर लगभग 400 अंक टूट गया है। और अगर आप एशिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी चौतरफा आपको कमजोरी का ही माहौल नजर आएगा। निकेई में लगातार चौथे सत्र में कमजोरी है। भारतीय बाजार कल हमने देखा कि पिछले 5 सत्र में दूसरी बार ऐसा था कि जब निफ्टी ने 25,500 के स्तर को ब्रेक किया। हालांकि वहां से थोड़ी रिकवरी आई, 25,600 के आसपास क्लोजिंग हुई, लेकिन बाजार में अभी तक कन्विक्शन आ नहीं पा रहा है। अभी तक निफ्टी के 10 नतीजे भी आ गए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूटेड स्टार्ट हुए हैं। रिलायंस, आईसीसी बैंक, किसी को शायद उम्मीद नहीं थी कि नतीजे निराश करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो बाजार में यहां से आपकी रणनीति आगे की क्या होनी चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से कायम है अभी ग्रीनलैंड को लेकर। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बजट के अराउंड आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उस पर भी फोकस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने पहले लेकर आएंगे, उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हम शो में आगे बढ़ेंगे और आपको खबर वाले शेयर, इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट सब कुछ बताएंगे। तो संकेत यह है कि अमेरिकी फ्यूचर्स में कमजोरी है। कल तो अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन डाउ फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो 400-450 अंकों के आसपास की नरमी आपको नजर आएगी और नेस्डेक फ्यूचर लगभग 250 से 350 अंक नीचे इस वक्त दिखाई देगा। और ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और उन्होंने एक तरह से यूरोपीय देशों से भी बैर मोलने के संकेत दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 8 देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो देश विरोध करेंगे उन पर हम 100% का टैरिफ लगाएंगे। तो थोड़ी सी चिंताएं इस चीज को लेकर हैं। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि 25,600 के आसपास सपाट आपको नजर आएगा, लेकिन एशियाई बाजारों में चौतरफा आपको इस वक्त बिकवाली का माहौल नजर आएगा। चाहे वो जापान हो, चाहे कोरिया हो या फिर हांगकांग, चाइना, सारे के सारे बाजार इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट के शिकार हो रहे हैं और एशिया में कमजोरी बढ़ रही है। निकेई अब 600 नीचे है, हांगकांग और चाइना करीब आधे % नीचे आपको कारोबार करते दिखाई देंगे। हालांकि रिकॉर्ड हाई से सोने चांदी में थोड़ी सी नरमी आई है। सोने का जो भाव है $4,680 के आसपास है, चांदी $93 के आसपास है, लेकिन क्रूड एक रेंज में है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो $64 के आसपास के प्राइसेस हैं। उसकी वजह यह है कि चीन में जो तनाव बढ़ रहा था वो फिलहाल के लिए थोड़ा सा टलता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका की ओर से। नतीजों की बात करें तो एलटीआई, माइंट्री, हेवेल्स के नतीजे मिले जुले आए हैं। सीएट, टाटा कैपिटल के नतीजे आए हैं अच्छे। सीएट के शेयर में कल हम तेजी देख भी रहे थे, लेकिन इसके अलावा आज हम देखेंगे कि आईटीसी होटल, इंडिया मार्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजों पर बाजार की आज नजर रहने वाली है। तो नतीजों का एक्शन चल रहा है। निफ्टी के नंबर्स आज नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ क्रूशल अहम कैश के नतीजे बाजार में आएंगे और उस पर हम पूरा का पूरा फोकस भी करने वाले हैं। चलिए, तो ये 4 बड़े फिगर अभिषेक ने आपको बता दिए हैं, लेकिन आप ग्लोबल सेटअप आज का अगर देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। यूएस फ्यूचर्स, कल तो ये अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन यूएस फ्यूचर से बेहद ही कमज़ोर संकेत मिल रहे हैं। एशिया के ज़्यादातर बाजार यहाँ पर कमज़ोर ही हैं, लेकिन घरेलू बाजार के लिए क्या कुछ बड़े ट्रिगर हैं और ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये समझते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए, ग्लोबल मार्केट आपको कैसा दिख रहा है अगर घरेलू पर्सपेक्टिव से देखें तो, घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो? विश्व में थोड़े से वीकर साइड पर ही हैं। गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी करीब 15-20 अंकों पर नजर आ रहा था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने भी अपने गेन सारे के सारे इरेज कर दिए हैं और लाल निशान में आपको कारोबार करता दिखाई देगा। और एशिया में जो ओपनिंग हुई थी, जहां पर बाजार खुले, वहां से थोड़े थोड़े नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं हांगकांग और चाइना को चेक कर रहा था तो 0.25% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन वो गिरावट बढ़कर हो गई डबल, आधे % के आसपास की गिरावट हांगकांग में और चीन, दोनों के दोनों मार्केट में आपको दिखाई देगा। और निकेई में लगातार चौथे सत्र में कमजोरी है और जो सुबह जो गिरावट थी 400-450 अंकों की, वो बढ़ के हो गई है लगभग 600-625 अंकों के आसपास की। तो गिरावट है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर लगभग 450 अंक नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे देखिए वजह यह है कि ट्रंप लगातार बाजारों को परेशान करने वाले, एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा करने वाले उनकी तरफ से स्टेटमेंट आते हैं और बाजार उससे परेशान हो भी रहे हैं। अब ग्रीनलैंड को लेकर उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो बाजार कहीं से पसंद नहीं करेंगे। हालांकि यूरोपीय देश उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, इनफैक्ट डेनमार्क की तरफ से बयान आया है कि ग्रीनलैंड को अगर कब्जा करने की अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते हैं तो सिर्फ डेनमार्क जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरे के पूरे यूरोपीय देश इसका जवाब देंगे। और हमने कल आपको बताया भी था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो गए
या फिर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, उनका क्या बयान आया था। तो एकजुट तो दिखाई दे रही है यूरोपियन नेशंस। देखते हैं कि ट्रंप का कदम क्या होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं, सिक्योरिटी रीजंस के चलते ग्रीनलैंड का एनेक्सेशन जरूरी है। तो मामला थोड़ा सा ये गर्म है, अभी थोड़ा इसको सबसाइड होने में अभी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा। और इसी की चिंता में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो तनाव है वो बढ़ रहा है और अमेरिकी फ्यूचर्स में गिरावट के हमें संकेत मिल रहे हैं। अगर हम बाकी अगर संकेतों की बात करें तो जियोपॉलिटिकल तनाव है, तो जो गोल्ड सिल्वर की जो सेफ हेवन डिमांड है वो इंटैक्ट है। देखिए सेंट्रल बैंकर्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, आरबीआई की तरफ से भी गोल्ड की बाइंग बढ़ी है और यूएस ट्रेजरी से थोड़े से पैसे निकाल रहे हैं अमेरिका, चाइना या फिर भारत के सेंट्रल बैंक। लेकिन गोल्ड सिल्वर थोड़ी थोड़ी सी नरम जरूर हुए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद। $4,677 प्रति औंस का गोल्ड का भाव है और चांदी की बात करें तो $93 के आसपास की चांदी के प्राइसेस हैं। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड एक सीमित रेंज में है, क्योंकि ईरान में जो सैन्य कार्रवाई की जो आशंका जताई जा रही थी अमेरिका की ओर से वो थोड़ी सी पीछे हट गई है, क्योंकि कुछ नए ना तो वहां से कुछ खबरें आ रही हैं। एक तो देखिए ईरान में इंटरनेट बंद है तो कुछ चीजें वहां से निकल के आ नहीं पा रही हैं। बाकी अमेरिका की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, ट्रंप ने कुछ नया नहीं कहा ईरान को लेकर। तो क्रूड एक रेंज में है, ब्रेंट क्रूड का भाव है $64 के आसपास के भाव है। अन्य संकेतों में आप देखेंगे कि यूएस की 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है 4.25% है, 4.25%, उसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नरम हुआ है, 99.05 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। तो कुल मिलाजुला के जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए, अब देखते हैं कि भारतीय बाजार इनको कितना रीड करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव साइड के ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एशिया भी कमजोर है और डाउ फ्यूचर से आज अमेरिकी बाजारों के लिए भारी गिरावट के संकेत मिल रहा है। काफ़ी में ग्लोबल मार्केट से संकेत है काफ़ी कमज़ोर है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एफआईआईज़ की लगातार 10वें दिन बिकवाली दिखी है, तो वो एक तरफा यहाँ पर बिकवाली चल रही। तो आज के लिए जो सेटअप आपको दिख रहा है काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। चलिए चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास और समझ लेते हैं कि घरेलू बाजार के लिए और ऐसे कौन कौन से ट्रिगर हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत आज फिर से आप साथ एफआईआईज के साथ ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार 10वें दिन हम देख रहे हैं कि बिकवाली कल दिखी थी। दूसरी तरफ डीआईआईज लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बाजार आपको कैसा दिख रहा है यहाँ से? देखिए एफआईआईज की जो सेल ऑफ हो रहा है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि उनको क्या है कि इस दाम पे बेचने को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि डीआईएस जो हैं इस दाम को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने कल एक्टिविटी देखी। बैंक्स काफ़ी एक्टिव रहे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी एक्टिव रहे। रिलायंस में हमने देखा काफ़ी डिलीवरी हुआ था। एटर्नल था, भारत कोकिंग कोल जो कल लिस्ट हुआ, बहुत अच्छी शानदार लिस्टिंग हुई, उसमें भी काफ़ी डिलीवरी देखने को मिली। लगभग 1100 करोड़ की डिलीवरी थी वो उसमें। और टेक महिंद्रा भी एक ऐसा स्टॉक था जहां पर हमने 1000 करोड़ से ऊपर का डिलीवरी देखा। तो कल की अगर बाज़ार को देखें तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स, बैंक्स और टेक कंपनीज में काफ़ी डिलीवरी देखने को मिली। और इसमें काफ़ी हद तक हम देखें तो विप्रो में जैसे काफ़ी एफआई सेलिंग आई थी। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी सेलिंग आई, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी भागा है, तो थोड़ी सी सेलिंग वहाँ पर भी देखी। और एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिला हमको वो सेलिंग। तो एफआई जो है वो इस रेट इस लेवल पे बेच रहा है, और वो एक तरह से उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छा भी है, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है और वो उसी जो बेच के जो उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसको रीडिप्लॉय कर रहे हैं अदर एमर्जिंग मार्केट्स में। कोरिया हो गया, ताइवान हो गया या वियतनाम हो गया, वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में भी पैसा चाइना में जो पहले जा रहा था अब नहीं जा रहा है, वहाँ पर भी स्लो डाउन दिख रहा है। कल जो नंबर्स आए, आंकड़े आए, Q4 की जीडीपी नंबर्स काफ़ी कम थे। उसके 4.5% जीडीपी आया, जो कि बहुत निचला स्तर था कोविड के बाद एक क्वार्टर में चाइना के लिए। तो वो भी एक चीज़ है जो वहाँ से भी पैसा निकल रहा है। और अगर हम देखें तो
ग्लोबल बॉन्ड्स को आप एक नज़र रखिएगा कि यूएस के 10 ईयर बॉन्ड्स जो हैं वो अभी 4.25% हो गए हैं, और जापान के जो 10 ईयर हैं वो 2.32% हो गया है। तो वहाँ पर भी यील्ड्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और वो एक संकेत जो है, वो पैसा जो है वो बॉन्ड्स में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिटर्न्स वहाँ पर अच्छे आ रहे हैं। तो एक कैरी रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर पैसा यहाँ से निकल के बाकी मार्केटों में जा रहा है। वो एक फैक्टर है जो निवेशकों को देखना पड़ेगा। जब तक एक पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता, जब तक एक पॉजिटिव अपग्रेड नहीं आता इस मार्केट पे। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। बाजार में कल भी हमने देखा कि प्रेशर बना, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही थी, लेकिन फिर भी 25,600 तक आते आते निफ्टी ठिठक गया। पिछले 8 सत्र में पिछले 10 में से 8 सत्र में बाजार को हम कमजोर होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज वीकली एक्सपायरी है, एफएनओ को जो क्यूज है उनको देखते हुए आज क्या स्ट्रेटजी बनाने की आप सलाह देंगे? देखिए, कल हमने देखा कि कॉल राइटिंग की वजह से 25,500 और 25,600 पे हमने कुछ एक्टिविटी देखी कॉल की। उसी दौरान हमने पुट राइटिंग जो थी थोड़ी नीचे के स्तर पे भी देखने को मिली, 25,300 और 25,500 पे। पर आज के डेट में अगर हम देखें, पोजीशनिंग देखें कॉल और पुट का, तो पुट काफ़ी हद तक है 25,500 में, जो एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर उससे नीचे गिरता है तो फिर अगला सपोर्ट जो आता है 25,300 के आसपास आता है, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस पुट्स की अच्छी हैं। बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो एक नैरो बैंड दिख रहा है 25,500 और 26,000 के बीच में। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर था, क्योंकि कल हमने काफ़ी पुट्स को ऐड करते हुए देखा। और एफआईएस का अगर हम देखें तो शॉर्ट थे लगभग 486 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में और 265 करोड़ निफ्टी बैंक में। और ओवरऑल पोजीशन जो थे एफआईएस के ओपन इंटरेस्ट निफ्टी बैंक में वो थोड़े से बड़े थे। तो वो भी एक फैक्टर है। और एक और चीज़ आप नज़र में रखिएगा कि धीरे धीरे निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स में एफआईएस की पोजीशन बढ़ती जा रही है। मिड कैप में काफ़ी हलचल देखने को आपको मिलती है, और निफ्टी मिड कैप में अभी आज के डेट में देखें तो ओपन इंटरेस्ट लगभग 3,800 करोड़ के आसपास का हो गया है। वो एक अच्छा एक संकेत है कि ये जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी नया उभरा है, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शॉर्ट पोजीशंस जो हैं आज के डेट में भी 91% के ऊपर है जो शॉर्ट्स है, और वो एक मार्केट को हमेशा एक दबाव में रखेंगे। ओके, डेफिनेटली आज तो निफ्टी की एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी है, तो आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र भी रहेगी। सर, एक चीज़ स्टॉक की बात कर लेते हैं। एलटीआई माइंट्री और सीएट के कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद। एलटीआई माइंट्री के जो नतीजे हैं कमज़ोर दिख रहे हैं और सीएट के मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? देखिए, अगर नंबर देखें तो एल टी आई माइंट्री 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है कॉन्स्टेंट करेंसी वाले। एबिट 16.1% था, तो अच्छे थे, तो से अनुमान से अच्छे थे। पर एल टी आई में एक पास थ्रू होता है Q3 में, पूरा टॉप लाइन, तो वो पास थ्रू भी हुआ। और अगर आगे जाके देखें तो पैट में थोड़ा सा इम्पैक्ट था, क्योंकि वो लेबर कोड का इम्पैक्ट था, वन टाइम इम्पैक्ट था। बट एलटीआई ने ये गाइड किया है कि FY26 के जो नंबर्स होंगे टॉप लाइन, वो डबल डिजिट में वो क्रॉस करेंगे, मतलब 10% के ऊपर उनका और ईयर ऑन ईयर टोटल रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो वो एक इंडिकेशन उन्होंने दिया है। बट मार्जिन्स भी थोड़े से अंडर प्रेशर रहेंगे। 100 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट आ सकता है वेज हाइक का Q4 और Q1 में, मतलब इस साल के Q4 और अगले साल के Q1 में आ सकता है उसका इम्पैक्ट। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा एलटीआई माइंट्री में। सीएट के नंबर अच्छे थे। अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगभग 26% ऊपर था, पैट 60% ऊपर था, थोड़ा सा इम्पैक्ट वेज कोड का भी आया उसमें। बट ओवरऑल मार्जिन भी ठीक ठाक रहे सीएट के नंबर्स में। इसके अलावा जो था हिंदुस्तान जिंक के नंबर देखने लायक थे। सिल्वर प्राइसेस के चलते टॉप लाइन अच्छा गया जिंक का। एबिटा जो था 35% बढ़ा सिल्वर प्राइसेस के चलते। और अगर हम देखें जिंक प्राइसेस भी ऊपर थे और वॉल्यूम भी थोड़े से ऊपर थे इनके, तो उसके चलते नंबर थोड़े से अच्छे दिखे जिंक में। तो ये 3 बड़े नंबर हैं जो एक तरह से हाईलाइट करने लायक हैं आज के डेट में, आज के बाज़ार के लिए। बट बाकी अर्निंग्स भी आए थे, आपके हैवल्स आए थे और बाकी सब आए थे अर्निंग्स, वो भी डिसेंट नंबर ही थे।
सजीत सर, प्राइमरी मार्केट भी फोकस में रहेगा। आज से शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है। 1900 करोड़ रुपए का बढ़िया साइज है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर? क्या सब्सक्राइब करना चाहिए इसको? देखिए, शैडो फैक्स जो है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर है, टेक लेड है, टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू करता है। ये 118 से 124 का प्राइस बैंड है। 1907 करोड़ का आईपीओ, जिसमें 1000 करोड़ कुछ फ्रेश इशू है और बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है। अगर उसको हम देखें तो टोटल मार्केट वैल्यू जो इसकी होती है 7200 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है टोटल अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। एक दो तीन चीज़ें जो हैं कि दो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने ये अपना बिजनेस बनाया है। 1200 करोड़ अब तक उन्होंने फंड रेज किया है, जिसमें से 700-800 करोड़ ही उन्होंने खर्च किया है और बाकी 500 करोड़ उनके पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है बैंक में। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो खर्च किया है वो बहुत ही कॉशियसली खर्च किया और प्रोमोटर्स के पास 75% स्टेक है। हम नॉर्मली देखते हैं स्टार्टअप में तब कंपनी ग्रो करती है तो ग्रोथ कैपिटल के चलते प्रमोटर स्टेक बहुत नीचे आ जाता है। इस केस में हमको वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना मॉडल इस तरह से बनाया है कि वो थोड़ा सा एजाइल मॉडल है और ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह करते हैं। इनके ये मार्केट लीडर है रिवर्स लॉजिस्टिक्स में। तो अगर आपने ई कॉमर्स किया में पार्टिसिपेट किया और आप जब आपके घर पे आपका सामान आता है और आप वापस बेचते हैं उसको वापस अमेज़ॉन पे या किसी और के पास भी वापस भेजते हैं, तो वो जो रिवर्स लॉजिस्टिक है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्लान करके रखा है और उसमें उनको काफ़ी अच्छे हायर मार्जिन्स मिलते हैं, क्योंकि ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स एक वैल्यू एडेड सर्विस होती है जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो उसके चलते FY25 के नंबर्स पॉजिटिव थे, पैट के नंबर, और FY26 में पहला जो हाफ था उसमें पैट जो था लगभग 21 करोड़ था। वो एबिटा पॉजिटिव है, कैश जनरेटिंग है और लॉजिस्टिक्स में जो कि बहुत ही क्राउडेड है क्योंकि इसमें काफ़ी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी हैं। ये काफ़ी अच्छे हद तक इस अपने प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पाते हैं, तो ये सबके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। मीशो उनका बड़ा क्लाइंट है यहाँ पर, और फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन ये सबको ये सर्विसेज देते हैं। और अभी ये क्विक कॉमर्स में भी चाह रहे हैं, क्योंकि क्विक कॉमर्स में इनका 10-12% है जो आगे जाके बढ़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर है इनके लिए। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में ये एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है और ग्रोथ जो है वो काफ़ी 30% के हिसाब से ग्रो कर रहा है हर साल पिछले 3-4 सालों में। सो वो ग्रोथ जो है वो भी एक्सपेक्टेड है आगे जाके इनके लिए। तो कैसे वो अपना लिवरेज कर पाएंगे, और एसेट लाइट मॉडल है इनका, तो वो एक चीज़ है जो स्ट्रीट को थोड़ा सा खुश रखेगा कि एसेट लाइट है, प्रॉफिटेबल है, कैश जनरेटिंग है। तो ये फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी दिखती है मेरे हिसाब से। बट जो भी निवेशक इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपना कंपनी का RHP पढ़ना चाहिए, इन्वेस्टर एडवाइजर्स भी एडवाइस लेना चाहिए, उसके बाद ही वो इन्वेस्ट करें इसमें। IPOs में ये लेके ना चले कि जैसे भारत कोकिंग कोल में 90% बड़ा लिस्टिंग में हुआ ऐसे इसमें होगा। ये वो तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे पता चलेगा आपको, बट कंपनी के फंडामेंटल्स आज की डेट में अच्छे लग रहे हैं। फंडामेंटल शैडो फैक्स टेक के फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने पूरी स्थिति बाज़ार के स्टॉक्स को लेके, FIIs के ट्रेंड को लेकर, बाज़ार के सेटअप को लेके सब पर आपने चर्चा की और दर्शकों को गाइड किया। चलिए चलते हैं अब मिताली जैन हमारी सहयोगी तैयार हैं कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए थे वो कैसे रहे थे ये बताने के लिए। गुड मॉर्निंग मिताली, बताइए कौन कौन से नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए थे और किस तरह के रहे थे? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले LTI माइंट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वहाँ पे करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला है क्वार्टर दर क्वार्टर। कंसोलिडेटेड एबिट मार्जिन की बात करें तो वो 16.1% पे फिगर सामने आए, यानी कि 26 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। साथ ही उन्होंने बताया है कि क्वार्टर 4 में वो वेज हाइक का प्लान कर रहे हैं और करीबन 50% कर्मचारियों को यहाँ पर रेज़ मिलने की उम्मीद उन्होंने
उन्होंने बताई है। और साथ ही जो वन टाइम लेबर कोड का इम्पैक्ट है वो उनके पीएनएल में करीबन 590 करोड़ का इफेक्ट देखे गया है, ऐसा उनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिला है। तो ओवरऑल मिक्स नंबर्स देखने को मिले हैं एलटीआई माइंडट्री के लिए। अब बात करें हेवल्स इंडिया की, तो वहाँ पे भी मिक्स नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जो रेवेन्यू है वो स्ट्रीट एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो अनुमान से कम आता हुआ नज़र आ रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 14% का इजाफा देखने को मिला है और पैट में करीबन 11.5% की ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नज़र आ रही है। एबिटा मार्जिन में करीबन 51 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ देखने को मिला है 9.2%, और ये जो इंक्रीज़ है करीबन ये साल दर साल बेसिस पे 51 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ है। टाटा कैपिटल ने भी अपने नंबर्स जारी किए और अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 21% का इजाफा कंपनी ने दिखाया है और प्रॉफिट की बात करें तो 20.4% के आसपास साल दर साल बेसिस पे वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो नंबर्स मोस्टली इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्ट्रीट अनुमान लगा रहा था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो करीबन 6% की ग्रोथ वहाँ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीबन 0.7% की साल दर साल ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आई है। एबिटा मार्जिन में हालांकि थोड़ी गिरावट देखने को मिली 57.4%, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 60.7% के आसपास था। इसके अलावा सीएट ने भी अपने नंबर्स जारी किए और यहाँ पे नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू साइड पे करीबन 26% का इजाफा देखने को मिला है। वही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीबन 60% का इजाफा यहाँ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन भी बढ़कर 13.5% पे आता हुआ नजर आया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है करीबन 1314 करोड़ रुपए का चेन्नई प्लांट में। यहाँ पे कैपेसिटी एडिशंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद हमारे सामने आए। सारे नंबर्स पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मिताली ये बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर आज अहम खबर है। जी, सबसे पहले मैं बर्गर किंग यानी कि रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया की बात करूँ तो यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। पी फर्म एवरस्टोन जो है वो अपना पूरा का पूरा 11.26% का जो स्टेक है वो कंपनी में अब सेल करने वाली है। और इसके बाद हम बात करें यूपीएल की, तो वहाँ से एक पॉजिटिव खबर है। इनकी जो सब्सिडरी है एडवांटा एंटरप्राइजेस, उन्होंने अपना डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल कर दिया है आईपीओ लाने के लिए। जीएमडीसी को भी रखिएगा आज अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि इन्हें इंडिजीनियस रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी प्राप्त हो गई है बीएआरसी से इनके प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही लेमन ट्री होटल्स पे भी रखिएगा आज खासा फोकस, इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। इन्हें एक न्यू प्रॉपर्टी इन्होंने साइन कर दी है जो कि उत्तराखंड में बेस्ड होने वाली है। इसके बाद कोरोना रेमेडीज़ की बात करें तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव खबर है, इस पर रखिएगा अपना फोकस। इन्हें EAEU GMP कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिल गया है इनकी गुजरात मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, जो कि जिसका मार्केट एक्सेस का पोटेंशियल जो है कंपनी के लिए बढ़ जाएगा रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया जैसी कंट्रीज़ के लिए। साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए भी एक पॉजिटिव खबर है। इन्हें यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने लैंड अलॉट कर दी है काफ़ी तरह तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। इसके साथ ही रेमंड लाइफस्टाइल्स को भी रखिएगा अपने फोकस में आज, क्योंकि कंपनी ने मिस्टर सत्याकी घोष को नियुक्त कर दिया गया है एज अ CEO उनकी कंपनी के लिए। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स जिन्हें रखना चाहिए आज अपने फोकस में। शुक्रिया मिताली, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। चलिए एक एक करके उस सारे स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और अपने मेहमान को भी इस शो में शामिल कर लेते हैं। पीएचडी कैपिटल से प्रदीप हल्दर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत बाजार के साथ कर लेते हैं क्योंकि बाजार के लिए जो आज ग्लोबल संकेत है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यूएस फ्यूचर से तो कमज़ोर संकेत मिल ही रहे हैं, एशियाई बाजार भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। लगातार 10वें दिन कल FIIs की बिकवाली दिखी थी। क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर शेयर कर पाए, आपको कौन कौन से की लेवल्स हो जो टूटने का डर लग रहा है आज? हाय गुड मॉर्निंग विशु मोहन जी, आपको morning, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं होता है।
देखिए आज जो निफ्टी का लेवल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है 25,500 का जोन, क्योंकि लास्ट एक हफ्ता पहले भी हमने देखा था 25,460, 25,470 वहां पे एक सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है सेंटीमेंट उतना बढ़िया है नहीं। तो मुझे लगता है कि आज कल 1 से 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 25,500, 25,470, ये जो 30-40 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, जैसे कि आज कल भी सस्टेन हुआ था, और अगर 1 से 2 दिन सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको एक बार 25,850, 25,900 तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आज पहला आधा घंटा 1 घंटे में सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक करता है 25,500 का लेवल को, तो मुझे लगता है कि फिर से अगेन निफ्टी 25,150, 25,200 तक भी फिसल सकता है। और बैंक निफ्टी मैं पॉजिटिव था, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट उतना बढ़िया है नहीं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी अगर 59,150, 59,200 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप करना चाहिए। और कभी भी अगर 60,300, 60,250 के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज भी होना चाहिए। सो मोटा मोटा बैंक निफ्टी में मेरा व्यू अभी करेंट जोन से तो कुछ नहीं करना, नीचे आता है तो खरीदेंगे, अदरवाइज ऊपर में बेचेंगे, बीच में कुछ नहीं करना। ओवरऑल सेंटीमेंट खराब ही लग रहा है। सेंटिमेंट आपको यहाँ से खराब लग रहे हैं, डिप पर ही बाई करेंगे, ये आपकी तरफ से सलाह बैंक निफ्टी को लेकर आ रही है। चलिए, तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन आपके तरफ से 2 टॉपिक क्या है आज प्रदीप जी? देखिए मुझे लगता है कि एफएमसीजी काउंटर अभी उतना चला नहीं, और एफएमसीजी में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिस तरीके से एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला है, और एफएमसीजी इंडेक्स भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाइंग फिर से लौट रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बाई करना चाहिए, थोड़ा नीचे खरीदेंगे 2385, 2390, इस रेंज पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल होगा, बाई करना चाहिए विद ए टारगेट ऑफ 2435 रहेगा पहला टारगेट, और उसके बाद 2520, 2520 के एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और इस केस में स्टॉप लॉस हमें लगता है कि 2350 के आसपास आपको मेंटेन करके जाना है। और सेकंड जो मेरा आज का ट्रेड रहेगा वो है हिंदुस्तान जिंक। जिंक का 645, 650 इस रेंज में मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। 678 का रहेगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 700 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। 625 में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर का प्राइस एंड कॉपर का प्राइस हमने देखा कि ऊपर जा रहा है लगातार। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 2 से 3 क्वार्टर बहुत ही बढ़िया हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो, एंड टेक्निकली भी चार्ट बहुत बुलिश है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर दिन के दौरान नीचे आपको मिलता है, आपके लिए एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। दोनों कॉल में ही आपको मिनिमम 5 to 7 डेज का एक पोजिशनल व्यू लेके चलना है। है आपके लिए कि 5 से 7 दिन आपको वक्त देना पड़ेगा, और जो खरीदारी के जो एंट्री के लेवल प्रदीप जी ने बताए हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। डिप में खरीदारी करना है, 645 से 650 का रेंज दिखे तो हिंदुस्तान जिंक खरीदे, 678 और 700 का टारगेट, 625 का स्टॉप लॉस। एचयूएल 2385 से लेकर 2390 के बीच खरीदे, टारगेट है 2435, और दूसरा टारगेट है 2520 प्लस का, और 2350 का एसएलवी लगा लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास और समझ लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की आज की रिपोर्ट क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग तृप्ति, बताइए क्या रिपोर्ट है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आज? जी विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक के साथ शुरुआत करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 670 रुपये से बढ़ाकर 720 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, साथ ही उत्पादन बढ़ाने और कॉस्ट कंट्रोल पर अब कंपनी फोकस करेगी। लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर सीमित दायरे में रह सकती है। FY26 के लिए आय में 5% और मुनाफे में 10% का ये अनुमान लगा रहे हैं। सिटी ने LIC पर बाय की रिकमेंडेशन दी है, लक्ष्य 1345 रुपये का यहाँ पर रखा है। वैल्यूएशन अभी भी फंडामेंटल्स के मुकाबले कमजोर है। मार्जिन आउटलुक में यहाँ पर सुधार हुआ है, साथ ही FY26 से 28 में स्थिर ग्रोथ की ये उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने LTI माइंट्री पर अपनी इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य को बढ़ाया है, 5700 रुपये से बढ़ाकर 6300 रुपये का लक्ष्य दिया है। प्रोडक्टिविटी में पीयर्स के मुकाबले कंपनी आगे रहने का यह अनुमान लगा रहे हैं, साथ ही FY26 में डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस है।
क्वार्टर 4 में जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2% तक रह सकती है। नियर टर्म में मार्जिन पर हल्का दबाव संभव है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर एलटीआई माइंडट्री पर बाई की रेटिंग दी है। लक्ष्य जो दिया है 7,900 रुपये का लक्ष्य दिया है। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही क्वार्टर 4 की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छी बने रहने की संभावना है। स्थिर ऑर्डर इनफ्लो से मीडियम टर्म की जो विजिबिलिटी है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल ने पीएनबी पर अपनी राय रखी है। बाय रेटिंग है, लक्ष्य 415 रुपये का दिया है। अन्य आय से अर्निंग्स को यहाँ पर सपोर्ट मिला। साथ ही एसेट क्वालिटी कंपनी की यहाँ पर बैंक की मजबूत रही है। ग्लोबल निम्स 2.6% पर और डोमेस्टिक निम्स 2.7% पर रहने की उम्मीद है। हेवल्स पर भी काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने अपनी राय रखी है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है। टारगेट प्राइस 1590 रुपये का यहाँ पर रखा है। सिटी ने भी हेवल्स पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1600 रुपये का दिया है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो बाई की रिकमेंडेशन ये कर रहे हैं। टारगेट प्राइस देखिए 1730 से बढ़ाकर 1880 रुपये का यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने दिया है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को कट किया है। 1660 रुपये से घटाकर 1532 रुपये का टारगेट यहाँ पर हेवल्स पर रखा है। जी शुक्रिया तृप्ति, ये सारी के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो जो पीएनबी को लेकर जो रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल की और हिंदुस्तान जिंक को लेकर जो रिपोर्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के टारगेट इन्होंने अपवर्ड और रिवाइज कर दिए हैं। 670 रुपये से बढ़ाकर कर दिए हैं 720 रुपये, और वैसे भी 650 रुपये के ऊपर तो वही 670 तक तो चला ही गया था शेयर, तो ये रिवीजन होना ही था। पीएनबी 145 के टारगेट 128 रुपये का भाव हम फिलहाल देख रहे हैं। कल इसमें गिरावट आई थी 3% के आसपास की, लेकिन बेटर एसेट क्वालिटी को लेकर वो बुलिश हैं और निम्स को लेकर। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं कि उनकी ट्रेडिंग रणनीति बाजार में आज के लिए क्या होगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। रत्नेश जी, आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आप क्या खरीदने की सलाह देंगे, क्या परचेज करना है आज? जी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल बाजार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाई साइड में तो थोड़ा सा प्रेशर लेता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। कल हमारे पास ग्लोबल क्यू नहीं थे, अमेरिका मार्केट है, इसका थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, इसलिए भी थोड़ा सा बाजार में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी जरूर रहेगी। तो इसलिए मेरे पास मिक्स ट्रेड है, एक बाय एक सेल रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो कंटिन्यू हम बोल रहे हैं कि बैंकिंग पीएसयू बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। तो उसी कड़ी में एक मेरे पास साउथ इंडियन बैंक, साउथ बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। साउथ बैंक में 42 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, जो टारगेट बन सकता है 50 रुपए का, और इसी में एक सेल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कल के सत्र में एक नया फ्रेश ब्रेकडाउन हमको केफ इंटेक में दिखाई दे रहा है, तो केफ इंटेक सेल करने की सलाह रहेगी। 1070 का स्टॉप लॉस लगा के 980 रुपए का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। रत्नेश जी, के फिनटेक के जरा टारगेट और आप स्टॉप लॉस जरा फिर से बता दीजिए। 1070 का स्टॉप लॉस बनेगा और 980 रुपए का टारगेट बन सकता है। ठीक है, 1070 का स्टॉप लॉस, 980 रुपए के टारगेट, इसको सेल करने की रिकमेंडेशन है के फिनटेक को। ठीक है, ये दो स्टॉक होंगे रत्नेश जी के रडार पर। ये शेयर है, एक बाय है और एक सेल है। चलिए अब जरा बातचीत करते हैं फटाफट, क्योंकि समय थोड़ा सीमित है और शेयरों की संख्या हमेशा की तरह ज़्यादा है। कोशिश करेंगे कि जितने भी शेयर शामिल कर सकें शो में वो हम करेंगे। एलटीआई माइंडट्री से शुरू कर लेते हैं। नतीजे इसके आए हैं मिले जुले। रेवेन्यूज में हमने देखा है कि ये 3.7% का उछाल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूव किया है, और वन टाइम लेबर कोड का जो इम्पैक्ट आया है इनके प्रॉफिट पर, वो आया है 590 करोड़ रुपए का, और इसके चलते हमने देखा कि प्रॉफिट इनका गिरा है। सारी कंपनीज की कहानी यही रही है। जितने भी आईटी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू तो इम्प्रूव किया है, आगे को लेकर कमेंट्री गाइडेंस भी थोड़ी ठीक नजर आ रही है, लेकिन प्रॉफिट पर हिट आया है। एलटीआई माइंडट्री को लेकर प्रदीप आपका व्यू, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं मॉर्गन स्टैनली की, इक्वल वेट रेटिंग 5,700 रुपये से बढ़ाकर 6,300 रुपये के टारगेट इन्होंने किए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 7,900 के टारगेट दिए हैं। आपकी राय?
हाय गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। देखिए ऑलरेडी बेसिकली स्टॉक चला हुआ है 2-4 दिन से, और मुझे लगता है कि एक वीकली चार्ट में ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न होने के बाद थोड़ा बहुत चला है, लेकिन एक रेसिस्टेंस है, एक ट्रिपल टॉप का रेसिस्टेंस रहेगा ऑलमोस्ट 6660 के लेवल पे। मुझे लगता है कि 6600 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्रॉस होता है उस केस में हमें फिर से एक बार 7000 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत चला हुआ है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 6250 में आपको मेंटेन करना है। अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत खराब भी हो सकता है। तो दोनों तरह ही आप एक बार मोमेंटम को कैच करने के लिए जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है इसको एग्जैक्टली फॉलो कीजिए। स्टॉक तब चलेंगे जब 6650 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा। ठीक है, 6650 के ऊपर जाएगा तो आपको इसमें मोमेंटम और दिखाई देगा। सीट के भी नंबर आए। सीट हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ रही थी और ये शेयर चला गया था 4400 रुपये तक। फिलहाल भाव है 39 रुपये के आसपास के। हालांकि कल का सत्र अच्छा रहा सीट के लिए, अच्छी क्लोजिंग कल हमने इसमें देखी। नतीजे जो इसके आए हैं वो काफ़ी दमदार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 60% का उछाल है दिसंबर तिमाही में। आय की बात करें 26% की मजबूती आय में नजर आई है, और मार्जिन इन्होंने इंप्रूव किया है 10.25% से बढ़कर 13.5% के मार्जिन। तो काफ़ी हेल्दी मार्जिन, और काफ़ी कुछ हम देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट जो आया होगा। क्रूड चूंकि काफ़ी ठंडा है और उसके चलते भी सपोर्ट इनको निश्चित तौर पर मिला होगा। चेन्नई प्लांट में इन्होंने कैपेसिटी एडिशन के लिए 1314 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अनाउंस किया है। तो सीट ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे, आगे को लेकर भविष्य भी ठीक है, और हम देख रहे हैं कि रिप्लेसमेंट डिमांड वगैरह भी बढ़िया निकल के आ रही है। प्रदीप, आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे सीएट को लेकर भी। सीएट हो सकता है कि आज गैप के साथ खुले, गैप के बाद भी लेना है? अभिषेक सर, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि चार्ट में, वीकली चार्ट में देखा जाए तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। जब भी कोई भी स्टॉक्स पे बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है ना, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन को कंटिन्यू होता है। अब जिस तरीके का लास्ट 2 से 4 दिन का ट्रेड रहा है, मुझे लगता है कि फ्लैग पैटर्न अगेन और एक ब्रेकआउट आने के लिए रेडी हो रहा है। 3883 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 4250 4300 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर किसी के पास है, बने रहिए, फ्रेश बाय करने का भी सलाह रहेगा विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 3750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 4250 4300 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, 4250 4300 तक जाने के लिए रेडी है। 3750 रुपए पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो कि यहां से लगभग 130-135 रुपए नीचे है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया लग रहा है सीएट के शेयर में भी। चलिए, फहरिस्त हमारी काफी लंबी है, स्टॉक्स की, न्यूज की, रिजल्ट्स की, रिपोर्ट्स की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर से फटाफट चर्चा शुरू करेंगे सारे शेयरों पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड, हमारे मेहमान बने हुए हैं। अब बात एक कर लेते हैं यूपीएल में कल हल्की कमजोरी जरूर दिखी थी, लेकिन खबर यह है कि कंपनी की सब्सिडियरी ने आईपीओ के लिए अर्जी दी है। कंपनी की सब्सिडियरी एडवांटा एंटरप्राइजेज ने डीआरएचपी भी फाइल कर दिया है। यूपीएल को लेकर एक राय, रत्नेश जी आपकी तरफ से क्या है? बिल्कुल, यूपीएल देखिए काफी अच्छा इसमें कंटिन्यू हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाई फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे, पर मुझे ऐसा लगता है भी एक अपने सप्लाई के आसपास में आ चुका है। 820-830 रुपए का एक ये सप्लाई है, तो इसके ऊपर निकलने पे एक नहीं, यहाँ पे नई तेजी बनेगी। हालांकि जिनके पास में एक निचले सिग्नल ले रखा है, उनको 740 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। 830 के बाद एक नई तेजी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये राय यूपीएल को लेकर है। लेमन ट्री होटल्स पे बात कर लेते हैं। इसमें एक खबर लेमन ट्री होटल्स को लेकर ये आई है कि उत्तराखंड में नई प्रॉपर्टी डील की है कंपनी ने, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिरावट भी यहाँ पे दिखी है। 5 दिनों में देखें तो करीब करीब 12% ये स्टॉक टूटा है, और लगातार 1 महीने से इस तरह की गिरावट दिख रही है। 1 महीने में देखिए तो 16-17% की गिरावट, और कल भी 4.5% ये स्टॉक टूट गया था। प्रदीप जी, लेमन ट्री को लेकर आपकी राय?
विश्व मोहन जी, मेरा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एंड सेकंड थिंग, अपने ऑल टाइम रिसेंट हाई से ऑलमोस्ट 20% के आसपास का स्टॉक नीचे आ चुका है। सो 135 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 125 126 के आसपास कभी भी अगर आपको मिलता है, 125 130 रेंज पे बाय ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी 25% करेक्शन हो चुका है, तो सेल करने का सलाह नहीं रहेगा, उल्टा बाय कीजिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे। मुझे लगता है कि अगेन 6-8 महीना टाइम अगर आप देते हो तो आपको यहाँ पे 195 एंड 200 प्लस आपको प्राइस मिल सकता है। ठीक है, लेमन ट्री को लेकर ये व्यू। लेमन ट्री ने एक रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान भी किया था, और हम देखिए शेयर में ना ऊपरी स्तरों से काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। 3 महीने में करीब 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है इसमें। अंबर इंटरप्राइजेज का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। रत्नेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। वैसे तो अगर इमेज स्पेस में देखेंगे तो शेयरों की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। हाल फिलहाल थोड़े संभलने के संकेत दिए हैं। कल हम देख रहे थे कि डिक्सन टेक में थोड़ी बहुत बाइंग आ रही थी, लेकिन अंबर के लिए जो खबर है ना काफ़ी बड़ी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यीडा से इनको ज़मीन मिली है, 100 एकड़ ज़मीन मिली है प्लांट लगाने के लिए, और इनकी सब्सिडरी कंपनी है एसेंट के सर्किट, उनको 16 एकड़ की ज़मीन मिली है। और कंपनी इसमें करीब प्लांट लगाने पर 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने जा रही है, और 3,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंबर एंटरप्राइजेज कैसे लग रहे हैं चार्ट आपको? और मे भी हो सकता है कि आज ना गैप के साथ खुले, क्या रणनीति होनी चाहिए? जी अभिषेक जी, देखिए अंबर यहाँ से खुलता है तो अगर न्यूज के हिसाब से थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुलता है तो मुझे नहीं लगता ऊपर सस्टेन करने में इसको मतलब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन ही बना रहा है यहाँ पे। उसके बाद में अपने की एवरेज इसके नीचे ही कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार के साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ गैप से खुलता है और किसने पोजीशन किसी की फंसी हुई है तो उनको यहाँ पे हल्का होना चाहिए। 6,300 6,400 के ऊपर निकालने में इसको दिक्कत आई, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे कहीं निकलता है तो वहां तक आता है या किसी पोजीशन है तो वहाँ पे हल्की करना चाहिए। नीचे में जो एक अभी मल्टीपल सपोर्ट है अपना 6,000 5,980 एक काफी मजबूत सपोर्ट है। उसके बाद में फिर एक नई थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ऊपर खुलता है गैप अप और लेवल के आसपास में आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे से थोड़ी सी पोजीशन हल्की करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अंबर को लेकर ये व्यू हो गया। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, प्रदीप जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि इनके सीएफओ हरीश अभिचंदानी ने इस्तीफा दे दिया इफेक्टिव 19 जनवरी से, और बोर्ड ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर दीपक रस्तोगी की अब नियुक्ति कर दी है। ओला इलेक्ट्रिक फिर से स्टॉक हम देख रहे हैं कि कॉर्नर होता हुआ दिखाई दे रहा है। राय आपकी ओला को लेकर? अभिषेक जी, देखिए डे वन से ही ना ओला को लेके मेरा व्यू थोड़ा मैं नेगेटिव मान के चल रहा था, और हमने 78 और उसके बाद 80 से लगातार सेल कॉल ही देते आ रहे हैं हमारे रिसर्च डेस्क से। एंड कंटिन्यूअसली एक फॉल आया है, और हमने देखा कि कंटिन्यूअसली लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन है चार्ट में। 50 का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद 40। सो कहीं ना कहीं अभी भी चार्ट में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली चला भी था, एंड बहुत सारे लोगों का मानना था यहाँ पे कि नहीं फिर से ऊपर चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉटम हो गया। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक महीना 50 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कभी भी, तो मेरा व्यू मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट करने जैसा कोई सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि आपने 40 देखा, 50 देखा, अभी 35 देख रहे, क्या पता आने वाला नेक्स्ट 6 महीने में 25 भी देखे। तो इसीलिए कोई भी डाउन ट्रेंड में मुझे लगता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। एक बार कभी भी फिर से कुछ यहाँ पे रिस्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए, कोई अच्छा बढ़िया बेस फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पे सोचना चाहिए। फिलहाल अभी तो अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। और अभिषेक जी, आपने एक वर्ड भी बोला था आज से 1 महीना पहले, आई थिंक, ओला लॉस का गोला। तो मैं तो वही लेके अभी चल रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूरी तरह से सहमत हूं प्रदीप जी। और ओला इलेक्ट्रिक हमने देखा था कि मतलब अब तो 8 सत्र से लगातार ये शेयर गिर रहा है। जब बीच में मतलब जो दो मतलब होता है क्या ना कि 3-3 4-4% जब गिरे तो उतना नोटिस में आता नहीं है, लेकिन शेयर वही 8% 9% जब चल जाए तो थोड़ा नोटिस में आता है। तो 35-36 का भाव था, चढ़ के शेयर हो गया था 44 का, तो लोग थोड़े उत्साहित थे। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेट फॉल 8 सत्र से 9 सत्र से 9 सत्र से इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक में। और अब देखिए फिर से ये जहां से चला था ना वहीं पर लौट के आ गया है। 35-36 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के। तो बिल्कुल स्टे अवे।
और अब देखिए मौका मिला था लोगों को निकलने का, अब जिसने इनकैश किया होगा, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग ट्रैप्ड हैं ही ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में। प्रदीप, आपके सामने कुछ और मैं शेयर जरा रख रहा हूं जो कल के ट्रेड में हमने देखा कि बड़ी धमाकेदार तेजी बनी थी। जिंदल 100 चल गया, नतीजे काफी स्ट्रांग आए, करीब 16% शेयर दौड़ा। वेल्सपन कॉप की सब्सिडरी एक एक्विजिशन करने जा रही है और बोर्ड को उन्होंने मंजूरी दी है, 7% ये शेयर चला। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 6% की तेजी रही। इनके नतीजे तो उतने एक्साइटिंग नहीं थे, लेकिन जो ग्रोथ प्लान इन्होंने आगे का रखा है सामने, निवेशक उसको लेकर बुलिश नजर आए और सीजी पावर को 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था और कल हमने देखा कि ये भी शेयर चल गया। एक बार एक साथ सारे शेयरों को दिखा दीजिए। तो कल के ये सुपरस्टार रहे हैं, इनमें से कोई शेयर जो आपको लगता है कि नहीं अभी रुकेगा नहीं, अभी और चलेगा? देखिए जिंदल 100 मुझे अच्छा एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 156 एंड 160 के आसपास का सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक एक मोमेंटम दिखा रहा है। नेक्स्ट टारगेट ना 192 195 के आसपास बन रहा है। सो मुझे लगता है कि जिंदल 100 को अभी भी कंटिन्यू रैली चल सकता है, आपको लॉन्ग करके जाना चाहिए। और सेकंड, कल मैंने कॉल भी दिया था सीजी पावर का और मैंने बताया भी था आपको थोड़ा ऊपर नहीं खरीदना है, नीचे खरीदना है 590 595 के आसपास। तो एग्जैक्टली बंद भी हुआ है 590 के आसपास। तो मुझे लगता है कि सीजी पावर को लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों से एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा चार्ट में कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज कल में एक बार 605 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, 680 700 तक अगेन जाने के लिए हाई पॉसिबिलिटीज है। तो सीजी पावर में तो मेरा कॉल है, बाय करने का सलाह रहेगा। और सेकंड कॉल मुझे लगता है कि जिंदल 100 पे भी रहना चाहिए। जिंदल 100 भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिंदल 100 और सीजी पावर को लेकर आपकी बाई साइड की कॉल आ रही है। एक स्टॉक कल हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी थी, विप्रो कंपनी के जो रेवेन्यू आउटलुक है चौथी तिमाही को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री पसंद नहीं आया बाजार को, और विप्रो 7% से ज़्यादा 8% से ज़्यादा की कल गिरावट दिखी। अपने 200 डीएमए के नीचे भी एक टोटल ब्रेकडाउन यहाँ पर दिख रहा है। रत्नेश जी, विप्रो क्या आज भी गिरावट जारी रह सकती है क्या? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 200 डीएमए के नीचे कल ब्रेकडाउन इसने दिया है, गैप डाउन खुला था और नीचे ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं 230 235 रुपए का काफ़ी अच्छे मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इसको कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे कहीं न कहीं रुकना चाहिए, ये जो गिरावट आई है। तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा, 230 235 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पैनिक में भी सेल नहीं करना चाहिए। ये बात ज़रूर सही है कि सब ऊपर चलने में बहुत ताकत लगेगी, 270 280 के ऊपर तक नहीं निकलेगा, ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा 230 से 280 की। 230 के बाद में थोड़ी-सी पोज़ीशन अगर किसी को हल्की करना है जो अभी नहीं निकले, उसके बाद में इस पोज़ीशन को हल्की करना चाहिए। तो विप्रो को लेकर ये राय आपकी तरफ से आई गई। यही हाल आईसीसी बैंक का है और 16 जनवरी से ही हम देख रहे हैं कि आईसीसी बैंक पर लगातार दबाव है और ये स्टॉक भी कल 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा था और ये भी 200 डीएमए के नीचे लुढ़का है। प्रदीप जी, क्या राय है आईसीसी बैंक को लेकर? एक इंटरेस्टिंग डेटा विश्वमोहन जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जुलाई 22 से कभी भी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने वीकली जो सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर होता है, कभी भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इस बार भी इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि 1337 के आसपास जब ट्रेड हो रहा था, अगेन वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। अब रिसेंटली चलने के कारण मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाय ऑन डीपी कट करके जाना है। 1350 1360 इस लेवल पे कभी भी आता है तो आपको एक एकोमोलेशन करने का मौका मिलेगा। ट्रेडर के लिए मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक आप ट्रेंड में ही है, ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट करने का व्यू नहीं रहेगा। ओवरऑल एक पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखा रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, बट दैट इज अ हेल्दी करेक्शन। मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। अगेन अगर आपका 2-3 महीने का भी व्यू है, अगेन आपको 1450 एंड अबव प्राइस आने का हाई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। चलिए एक स्टॉक की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और रिकॉर्ड बनाने के बाद अब देखिए 10-11% के आसपास की गिरावट अपने रिकॉर्ड स्तरों से रिलायंस दिखा चुका है। कल 3% से ज़्यादा टूट गया ये स्टॉक और ये देखिए कि 200 डीएमए के नीचे भी ये स्टॉक भी आ गया है। रत्नेश जी, क्या लग रहा है, और 200 डीएमए के लेवल्स के नीचे आने से क्या और वीकनेस की संभावनाएं बन रही है या कुछ यहाँ से रिकवरी की भी उम्मीद है? रिलायंस इंडस्ट्री देखिए नतीजे के बाद में थोड़ा सा लेट थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ थोड़ा देखने को मिला है, पर अभी सपोर्ट लेवल पे आसपास में आ गया 1380 1390 के आसपास में। तो ये सपोर्ट अभी होल्ड करेगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ऊपर में तेजी अभी 1480 नहीं निकालता, जब तक थोड़ी सी कंसोलिडेशन रहेगा। तो इस रेंज में अभी रुकना चाहिए, अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए।
तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर तो 3 दिग्गज कंपनियों पर हमने आपको राय दिलवा दी है, लेकिन एक खबर ये भी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ की तैयारी शुरू हो गई है। खबर ये है कि 2 लीड बैंकर्स, 2 मर्चेंट बैंकर्स भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को इस लीड बैंकर के तौर पे शॉर्टलिस्ट किया गया है और आईपीओ का जो वैल्यूएशन है, कहा जा रहा है कि 13,300 करोड़ डॉलर से लेकर 18,200 करोड़ के डॉलर तक के वैल्यूएशन की संभावनाएं हैं। और डीआरएचपी से पहले सेबी के 2.5% पब्लिक फ्लोट प्रस्ताव पर यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी यहाँ पर मंजूरी लगेगी। तो एक बड़ा आईपीओ होगा, अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने की खबर यहाँ पर आ रही है और रेगुलेटरी क्लैरिटी मिलने के कुछ ही महीने में आ सकता है। पहले हमने देखा भी था कि एजीएम में मुकेश अंबानी ने खुद ही कहा था कि 2026 के पहले हाफ में, कैलेंडर ईयर के पहले हाफ में ही जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ आ सकता है। तो उस प्रोसेस की तरफ यहाँ पर ये कदम होता हुआ दिख भी रहा है और कहा जा रहा है कि जो बड़े पीई निवेशक है, जिसमें केकेआर, टीपीजी, सिल्वर लेक, विस्टा जैसी कंपनियां हैं, जो पीई फंड्स हैं, वो यहाँ पर अपना हिस्सा बेच सकती है। और साथ साथ लेकिन ये भी खबर है कि गूगल और मेटा, जिनकी करीब करीब 8 से 10% के आसपास की हिस्सेदारी है, 2 बड़े नाम कंपनी में निवेशक के तौर पर बने रह सकते हैं। तो ये एक अपडेट है जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे और आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी होगा। प्री ओपनिंग में किस तरह के डेटा दिख रहे हैं ये भी बताएंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी विश्वमोहन और हमारे 2 एक्सपर्ट आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। प्रदीप हल्दर हैं पीएचडी कैपिटल से और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल आपको शेयरों को लेकर अपनी रणनीति बता रहे हैं। चलिए कुछ और शेयरों का रुख करेंगे और एक शेयर जहां पर कल हम देख रहे थे कि अच्छी स्ट्रेंथ बन रही थी, वो है हीरो मोटो का। हीरो मोटो, राय आपकी रत्नेश जी क्या होगी? लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि रिकवरी वाले फेज में फिर से आ गया शेयर। ये क्या करना चाहिए स्टॉक में आज? बिल्कुल हीरो मोटो देखिए आप अभी देखिए तो काफी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इसमें हाई हाई फॉर्मेशन बन रहे थे, अभी भी ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है। थोड़ा सा हाई बनाने में थोड़ा सा कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, करेक्शन, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 5560 5600 का लेवल काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से आसानी से तोड़ेगा नहीं, यहाँ पे होल्ड करेगा। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस से पोजीशन को अपनी होल्ड करना चाहिए, जो या जिन्होंने को नई बनानी 5600 रुपए के स्टॉप लॉस से नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। ऊपर में भी यहाँ पे टारगेट जो बन सकता है वो 6000 रुपए के आसपास का बन सकता है। ठीक है, टारगेट जो बन सकता है वो 6000 रुपए के आसपास का बन सकता है। एक जरा कमजोरी वाले शेयर की बात करेंगे और बीएसई में हम देखते हैं कि जब भी फॉल आता है या फिर जब भी गेंस आते हैं ना, वो बड़े ही आते हैं। ये शेयर 2850 रुपए तक गया और वहां से फिर से थोड़ी रिवर्सल आ रही है। भाव 2720 रुपए के कल के हैं और कल 3% का बड़ा डेंट आया बीएसई के शेयर में। प्रदीप जी, आपका व्यू बीएसई पर? बीएसई क्या और गिरेगा या फिर अपॉर्चुनिटी है ये बाइंग के लिए? अभिषेक जी देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 3400 3500 उससे पहले बेचना नहीं चाहिए। दैट इज ए इन्वेस्टमेंट व्यू। बट कोई भी स्टॉक इतना लंबा चलेगा नहीं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। सो अभी 2726 के आसपास का प्राइस है और जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आया है अगेन 2850 के जोन से, मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक ना एक बार आपको 2635 2650 2650 तक मिल सकता है। तो 2650 के आसपास मिलता है तो अगेन आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन फिलहाल अभी मूड थोड़ा सेलिंग का ही कंटिन्यू रहने का हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ठीक है, बीएसई को लेकर ये भी हो गया। एक थोड़ी न्यूली लिस्टेड कंपनीज के नतीजे आए हैं और कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल। लगभग 3 महीने पहले कंपनी ये लिस्ट हुई और इसके जो नंबर्स आए हैं वो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में जो ग्रोथ है 20% की है। 1264 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट क्लॉक किया है और अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज से होने वाली आय की बात करें तो उसमें भी 20% का उछाल है और 3314 करोड़ रुपए का इन्होंने आय पोस्ट किया है। एक बढ़िया पेरेंटेज वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। 326 रुपए के आसपास का इसका आईपीओ प्राइस था और हम देख रहे हैं कि 359-360 रुपए के आसपास के मौजूदा भाव आपको नजर आएंगे। टाटा कैपिटल, प्रदीप जी आपने स्टडी किया है और क्या 3 महीने के टाइम फ्रेम में आपके लिए ईजी होगा व्यू दे पाना चार्ट देखकर?
जी अभिषेक सर, हमने कॉल भी दिया था 18 स्वदेश पे ही ऑलमोस्ट 335 से। एंड उसके बाद मैं बुलिश व्यू में ही हूँ। और हमारे रिसर्च डेक से भी ये कॉल जनरेट है, डिस्क्लेमर है। मुझे लगता है कि देखिए, जब आईपीओ आया था उसके बाद अगर हम देखेंगे 335 340 इस जोन को क्रॉस नहीं हो पा रहा था, तो बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2 महीना बाद 335 का जो जोन है वो ब्रेक किया। 335 क्रॉस करने के बाद एक डेली कैंडल पे ना फ्लैग फॉर्मेशन हो रहा है, और ओनली फॉर फ्लैग पैशन 2 बार हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, और टारगेट यहाँ से लगभग आपको 400 एंड अबव आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 330 के आसपास मेंटेन करना है, और पोजीशन को लॉन्ग करके जाना है। मुझे लगता है कि 400 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, टाटा कैपिटल को लेकर ये व्यू 400 रुपए तक जाने के लिए रेडी है। इस बीच देखिए चांदी को लेकर अपडेट आ रहा है। 3,08,167 ये भाव तब है जब आज 3,000 रुपए की गिरावट है चांदी में। तो आज थोड़ी सी नरमी, अब मतलब थोड़ी सी इसलिए कहेंगे क्योंकि चांदी में 3,000 क्या 13,000 15,000 रुपए सिंगल डे में हमने गेंस बनते हुए देखे हैं, और उस तरह के फॉल भी कई बार आए हैं। लेकिन गजब का अपमूव है चांदी में। लास्ट ईयर की बात करें तो जुलाई में के आसपास 1,15,000 1,20,000 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे, और वहां से चलते चलते चांदी ने बना दिया है 3 लाख रुपए का रिकॉर्ड हाई। उसके ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है 1,45,879। मतलब सोना क्या है ना कि सोने में भी गजब के रिटर्न बने हैं, लेकिन चांदी ऐसी चमकी है कि सोना थोड़ा सा चिप्स आ गया है। सोना थोड़ी सी कम रफ्तार से चला है। अच्छा है कि थोड़े कम रफ्तार से चले। और ये सेंट्रल बैंकर्स वगैरह की जो बाइंग हो रही है, जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं दुनिया भर में, तनाव की स्थिति है, तो लोग सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है ना वो लगातार मजबूत है। और एक और चीज़ कि सप्लाई कहीं ना कहीं सीमित है और डिमांड लगातार मजबूत है चांदी के लिए, और ये चीज़ ड्राइव कर रही है प्राइसेस को लगातार ऊपर की ओर। एक और कंपनी जो आज फोकस में रहने वाली है उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश, क्योंकि इसके नतीजे आएंगे Q3 के। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि वेल्थ इरोजन हुआ है इंडिया मार्ट के शेयर में, लेकिन शुक्रवार के सत्र में इसमें बड़ा हमने उछाल देखा। करीब करीब 18 महीने का सबसे बड़ा गेन था सिंगल डे का, और इसमें नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने स्टेक लिया। उसके चलते निवेशक थोड़े उत्साहित नजर आए। हालांकि कल हमने देखा कि 3-3.5% के आसपास की नरमी इसमें आई। रत्नेश जी, इंडिया मार्ट नतीजों से पहले कोई आप व्यू शेयर करना चाहेंगे? इसमें देखिए कंटिन्यू एक लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है, काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस से अपने की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो शुक्रवार को तेजी आई थी वो कल के सत्र में पूरी उसको कवर कर दिया गया है, पूरी खत्म कर दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई विशेष तेजी यहाँ से दिखाई नहीं देती है। कभी कुछ भी उछाल वापिस से मिलता है यहाँ पे 2200 2300 के आसपास में, तो किसी की पोजीशन नीचे की है या कुछ उसी भाव के आसपास में आता है तो मेरे हिसाब से वहाँ पे पोजीशन हल्की करना चाहिए। तो इंडिया मार्ट को लेकर ये व्यू है। लेकिन चलते हैं हम अपने सहयोगी विकास सिन्हा के पास और समझ लेते हैं आज के 9 के 9 रत्न क्या हैं। गुड मॉर्निंग विकास, बताइए आज 9 के 9 रत्न में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल, मार्केट खुलने के पहले इन 9 शेयरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जो पहला शेयर है वो अर्निंग्स की तरफ से लेकर आया हूँ मैं, टाटा कैपिटल का। नतीजे अच्छे आए हैं, 20-21% के आसपास एनआईआई की ग्रोथ रही है, और अगर आप प्रॉफिट में भी देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 20% के आसपास बढ़ा है। तो नतीजे अच्छे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंपनी है सीएट, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू करीब 26% बढ़ा है, और प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 60% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ साथ कंपनी ने ये ऐलान किया है कि वो अपने चेन्नई प्लांट में कैपेसिटी एडिशन के लिए 1314 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, यानी कैपेक्स करने वाले हैं। तो आपको यहाँ नज़र रखनी चाहिए। LTI माइंटेन, हालांकि नतीजे मिक्स रहे हैं, लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखेंगे यहाँ पे तो 4% के आसपास की ग्रोथ है, और मार्जिन जो है वो 1% के आसपास का हल्का सुधार, इनफैक्ट 30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार आपको देखने को मिला है यहाँ पर। नतीजों के बाद बात करते हैं और कुछ खबरों वाले शेयरों की। अंबर एंटरप्राइजेज को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़मीन आवंटन किया गया है, और वहाँ पे वो 2 प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं। तो इस कंपनी पर भी आपको नज़र रखना चाहिए। उसके बाद सन फार्मा की बात करते हैं। सन फार्मा यूएस की कंपनी, ऑरेगन का अधिग्रहण कर सकती है, उसके लिए उन्होंने ऑफर दिया है। और अगर देखेंगे ग्लोबली तो ये सन फार्मा का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा अगर ये हो जाता है तो सन फार्मा पे आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा आप लोढ़ा डेवलपर्स पर ही नज़र रखें कि लोढ़ा डेवलपर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ये MOU उन्होंने साइन किया है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। कोरोना रेमेडीज़ पर नज़र रखें। गुजरात प्लांट के लिए इनको GMP कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। UPL की सब्सिडरी ने IPO की अर्जी दी है। एडवांटा एंटरप्राइजेस इसकी सब्सिडरी है जिसने DRHP फाइल किया है, IPO के लिए अर्जी दी है, तो आपको यहाँ UPL पे भी नज़र रखनी चाहिए।
एक ब्रोकरेजेस का स्टॉक अगर आपको मैं बताऊं तो सिटी ने पीएनबी पर अपनी रेटिंग दी है। हालांकि सेल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, पहले भी सेल रेटिंग थी, अभी भी सेल रेटिंग है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट प्राइस था वो रिवाइज किया है, 108 से बढ़ा के 115 का किया है। जो उन्होंने लॉजिक दिए हैं उसके पीछे वो ये कहना है उनका कि निम्स जो है वो हालांकि कम हुए हैं, 8 बीपीएस के आसपास, 8 बेसिस पॉइंट के आसपास निम्स में आपको कमी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए और एनएनपीए के फ्रंट पर आपको सुधार देखने को मिला है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने सेल रेटिंग तो हालांकि बरकरार रखी है, लेकिन उन्होंने टारगेट को रेज किया है, 108 से बढ़ा के 115 किया है। तो ये है वो 9 शेयर जिन पे आपको आज मार्केट खुलने के बाद नज़र रखनी चाहिए। ओके, शुक्रिया विकास। ये पूरे रिफाइंड लिस्ट 9 के 9 रत्न आपने दर्शकों को बाजार खुलने से पहले, ठीक खुलने से पहले बता दिया। लेकिन चलिए एक स्टॉक की आज चर्चा कर लेते हैं, एचपीसीएल को लेकर, क्योंकि कंपनी ने यूएई की कंपनी एलएनजी के साथ 10 ईयर का एलएनजी पैक्ट किया है, जहां पे 10 साल तक कंपनी को एलएनजी की सप्लाई की जाएगी। तो सेल परचेज एग्रीमेंट कंपनी ने 10 साल के लिए यहां पर साइन किया है। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट है। एचपीसीएल को लेकर सर आपकी राय क्या है? मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने एचपीसीएल के बारे में पूछा? जी जी। नहीं तो जो ओएमसीज हैं, अगेन आई थिंक बहुत इफ्स एंड बट्स रहते हैं इसमें कि क्रूड प्राइसिंग कैसे चल रही है, रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे चल रहे हैं, और जैसे रिफाइनिंग मार्जिन्स रहे हैं ये तिमाही के लिए, एनकरेजिंग साइन यही हो सकती है कि ओवरऑल रिफाइनिंग मार्जिन्स सारे ओएमसीज के लिए बेहतर हो। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट इटसेल्फ, थ्रूपुट की एक्सपेक्टेशन हम यही मान के चल सकते हैं कि लार्जली आई थिंक इन लाइन रहने चाहिए इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट्स। और जो एक इंक्रीज इन चार्जेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन चार्जेस, ये भी शायद रिफ्लेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ऑब्वियसली आई थिंक आउटसाइड दैट जो इनके कोर इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, जो डिविडेंड यील्ड है, ये उत्साहजनक है। तो इफ्स एंड बट्स है, बट अगेन आई थिंक एक मोमेंटम प्ले में हमेशा ये मानता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द माइक्रो एंड माइक्रो कंडीशंस। तो मोमेंटम स्टॉक रहेगा, जिनके पास है आई थिंक मोमेंटम के साथ खेलें इसको, एक स्ट्रेटेजिक होल्डिंग करके पोर्टफोलियो में बना रखें। एक और राय आपसे ही मयूरेश जी मैं ले लेता हूं ओबेरॉय रियल्टी पे। तीसरी तिमाही के जो मार्जिन में यहां पर काफी कमजोरी दिखी थी, मार्जिन अचानक से डिप होते दिखे हैं। हालांकि नतीजे उतने खराब नहीं थे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया, लेकिन कल देखिए करीब 2.25% के आसपास की गिरावट दिखी थी। क्या लग रहा है सर ओबेरॉय रियल्टी को लेकर, आपकी राय क्या है? तो पंप ही है। आई थिंक जो एक्सुबरेंस पोस्ट कोविड 2 वर्षों के लिए देखा था, और जो बेस बिल्डिंग अप हुई थी रियल्टी प्लेयर्स के लिए, ये शायद उनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। आई थिंक व्हाट द स्ट्रीट इज नाउ लुकिंग एट इज दो पहलू। एक आई थिंक जो प्री सेल्स वेलोसिटी है, यानी जो नए लॉन्चेस कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, इसको कंपनी कैसे मैनेज कर पाती है। और दूसरा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रियलाइजेशन ग्रोथ, जो अकाउंटिंग मैकेनिज्म्स है रियल एस्टेट कंपनी के लिए एज वी स्पीक, यहाँ पे आई थिंक जो बदलाव किए गए हैं कुछ वर्षों पहले, आई थिंक जो रिकग्निशन स्टैंडर्ड्स हैं इसमें आई थिंक कैसे कंपनीज रिपोर्ट करती है ये देखना लाजमी होगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे भी हम सेक्टोरल एलोकेशन देख रहे हैं, थोड़ा अंडर द पंप ये सेक्टर लग रहा है, बट इसमें भी थोड़े आउटलायर्स रह सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक डीएलएफ जैसा स्टॉक जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, वो कैसे नतीजे लेके आता है ये देखना थोड़ा लाजमी होगा। फिनिक्स मिल्स कैसे नतीजे लेके आता है, आई थिंक जो एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड्स और इंक्रीज इन रेंटल यील्ड्स और फिट आउट्स अक्रॉस देयर मॉल स्पेसेस, और जो होटल कीज ये इंक्रीज भी कर रहे हैं, इसमें थोड़ा आई थिंक एक बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। तो थोड़ा आई थिंक सेक्टर अंडर द पंप रह सकता है, बट कुछ चुनिंदा स्टॉक शायद थोड़े बेटर परफॉर्म करे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ। ठीक है, ये राय होगी। अच्छा मयूरेश जी, आपसे ना मैं पर्टिकुलरली आईसीसी बैंक के बारे में व्यू जानना चाहूँगा। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, हालांकि रिपोर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई नहीं, क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ी थी तो मुनाफे पर हिट तो आना ही था। दूसरी चीज़, एक की ओवरहैंग था इनके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी को लेकर कि क्या होगा, उनको एक्सटेंशन मिल गया। आपकी राय क्या होगी? 4 सत्र से ये शेयर गिर रहा है, और अभी तो मतलब हफ्ते भर पहले सबको अच्छा लग रहा था कि आईसीसी बैंक बढ़िया है, तो क्या मान के चले कि भाव और आकर्षक हो गए अब? मॉर्निंग अभिषेक जी, अगर आपने कॉन कॉल सुना आईसीआईसीआई बैंक का स्पेसिफिकली ये मुद्दे पे, तो उनका जो रूरल रिटेल पोर्टफोलियो है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट स्टैंड्स अराउंड 80 और 85,000 करोड़, जो आरबीआई ने फ्लैग किया है, जैसे मैनेजमेंट ने उनकी कमेंट्री में कहा है,
इज क्लोज टू 18 और 20,000 करोड़, जिसमें से ये प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ी एज पर द आरबीआई डायरेक्टिव। अभी मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि ये जो प्रोविजनिंग थी एक एक्सेप्शनल प्रोविजनिंग है, और इसके बाद ये देखते नहीं है Q4 ऑनवर्ड्स कि ये पोर्टफोलियो में कुछ प्रोविजनिंग बढ़े। इनफैक्ट जो सर्विसिंग चल रही है अकाउंट्स पे, दे आर प्रोबेबली अज्यूमिंग दैट द सर्विसिंग इज नॉर्मलाइज्ड एज वी स्पीक, और इसलिए आई थिंक ये शायद प्रोविजनिंग जो है ये राइट बैक भी हो सकती है एज द लोन इज प्रोबेबली रिकवर्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो स्ट्रीट इज टेकिंग दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये एक ही मुद्दे पे आई थिंक बैंक की कल गिरावट हुई थी। द बिगेस्ट पॉजिटिव वाज संदीप बख्शी की रीअपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 years। एसेट क्वालिटी में इनफैक्ट आपने देखा एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट है, निम्स में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग है, तो बाकी सारे पहलू काफी स्ट्रांग है एज वी स्पीक। और अगर हम ये मान के चलते हैं जैसे मैनेजमेंट कह रही है कि आई थिंक दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, और ये शायद एक रेगुलराइज मैकेनिज्म है आरबीआई के हिसाब से जिसके वजह से इनको रिकग्निशन करना पड़े, एक वन ऑफ है, तो शायद ये स्ट्रीट ब्रश ऑफ करें और अट्रैक्टिव लेवल्स जो आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है और जैसे नंबर्स पेश कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये प्रोविजनिंग मतलब ऐसे देखा जाए तो आगे के लिए थोड़ी सी ना राह कि उन्होंने अपनी जो ब्लॉक थी उसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया है, तो ये गिरावट आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखते हैं कि आज की चाल क्या होती है। 4.17 से तो गिर रहा है, लगभग 1435 तक ये शेयर गया, वहां से अगर आप देखेंगे तो लगभग 60-65 रुपए के आसपास गिरावट आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में आ गई है, तो एक बढ़िया एंट्री अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। फटाफट एक और शेयर पर व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम शो में आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी, अशोक लेलैंड को लेकर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि कल भी हमने देखा कि स्ट्रेंथ दिखी अशोक लेलैंड के शेयर में, बढ़िया नंबर वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं। ये आपकी राय क्या होगी अशोक लेलैंड को लेकर? अब देखिए, मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली एक हायर हाई फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट आया था चार्ट में 140 से, उसके बाद कभी भी करेक्शंस नहीं हुआ, और जिस तरीके का अभी भी मोमेंटम है फिर से स्टॉक एक बार 225 to 30 जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑलमोस्ट 165 के रेंज पे। 165 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक बार 193 194 अगर क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि अगेन 225 230 उससे पहले स्टॉक रुकेगा नहीं, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए अशोक लेलैंड का शेयर। और लगभग 6 महीने पहले 125 रुपए के आसपास के भाव थे अशोक लेलैंड से, और वहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर हो गया है 1.5 गुना, 190 रुपए के प्राइसेस आपको दिखाई देंगे, और आज भी ठीक ठाक स्टार्ट करने जा रहा है। तो 225 रुपए का टारगेट है प्रदीप की तरफ से इसमें, और 165 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चलिए अब जरा बढ़ेंगे हम ओपनिंग की तरफ। 1-1.25 मिनट के आसपास का समय रह गया है, आपको बता देते हैं कि किस तरह की ओपनिंग होगी और कौन से शेयरों पर आपको नजर रखनी है। फटाफट क्विकली एक बार फिर से देख लेंगे। तो निफ्टी म्यूटेड स्टार्ट के संकेत हैं, 5 अंक नीचे प्री ओपन के लेवल सेटल हुए हैं, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 40 अंक नीचे निफ्टी बैंक आपको सेटल होता हुआ दिखाई देगा। प्री ओपन में ना तो निफ्टी का एक भी शेयर 1% ऊपर है, ना तो एक भी शेयर 1% नीचे है। बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को करीब आधे % के गेंस पर खुलेंगे। ट्रेंट में आधे % की मजबूती, अडानी पोर्ट, बजाज ऑटो में भी आधे % के आसपास के गेंस आपको शुरुआत में दिखाई देंगे। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो अल्ट्राटेक हो गया, एशियन पेंट हो गया, श्रम फाइनेंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम आधे % के आसपास की नरमी देखेंगे। कल हमने देखा था कि रिलायंस का शेयर करीब 3% टूटा, इसके अलावा विप्रो के शेयर में करीब 7% के आसपास गिरावट आई थी। तो मे बी कि थोड़े बहुत ये बाउंस बैक करने की कोशिश करें लोअर लेवल से, उन पर आप नज़र रख के चलिएगा। और इसके अलावा जो खबरों वाले शेयर हैं जहां पर नतीजे आए हैं, निश्चित तौर पर वो शेयर तो फोकस में रहेंगे ही रहेंगे। एलटीआई माइंट्री हो गया, इसके अलावा टाटा कैपिटल, हैवेल्स, सीएट, ये कुछ नतीजे हैं जो कल आए थे बाजार बंद होने के बाद। ओबरॉय रियल्टी हो गया, इनका असर आज बाजार में आपको दिखाई देगा। और ओला इलेक्ट्रिक और अंबर पर आप नजर रखिए चलेगा, इनके लिए खबरें, अंबर के लिए एक पॉजिटिव खबर है, ओला के लिए एक मिक्स जैसी खबर है। देखते हैं कैसा रिएक्शन आज निकल के आता है। तो शुरुआत हो गई है, निफ्टी खुला है लगभग 40 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो थोड़ा नीचे खुल के और नीचे जाता हुआ 90 अंकों की गिरावट हो गई है। और सेंसेक्स में जो कमजोरी है वो है करीब 1 से 125 अंकों के
आसपास की थोड़ा सा लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है और निफ्टी भी अपने लॉसेस को ट्रिम करने की कोशिश करता हुआ 30-40 अंकों की नरमी एक बार सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे, इन इंडेक्स की बातचीत हम करेंगे। लेकिन आज जो स्टार्ट हुई है तो बाजार में स्ट्रेंथ कहां पर है निफ्टी में, आप देखेंगे कि एसबीआई करीब 0.25% ऊपर है, कोटक महिंद्रा बैंक में आधे % के आसपास के गेंस आपको आधे 0.25% के गेंस नजर आएंगे। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल में ये शेयर चलते हुए नजर आएंगे। एमएनए में करीब आधे % के आसपास के गेंस इस वक्त आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं, आप देखेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल करीब 1% नीचे है, एशियन पेंट्स कमजोर है, विप्रो कल की कमजोरी के बाद आज फिर से कमजोर है, आईसीसी बैंक कल गिरा, आज फिर से गिर रहा है, 2% की कमजोरी के बाद आज फिर से नरमी आ रही है। तो ये कुछ शेयर से जहां पर प्रेशर है। बजाज फाइनेंस को लेकर रिपोर्ट्स अच्छी आई थी, लेकिन शेयर में करीब आधे % के आसपास की नरमी है। और ये भी आप अल्ट्राटेक को देखिए, यहाँ पर भी आधे % के आसपास की गिरावट पर कारोबार हुआ है। हालांकि निफ्टी बैंक ने कर ली है हरे निशान में वापसी, और उसकी वजह ये है कि आज सरकारी बैंकों का एक्शन अच्छा है। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, ये चल रहे हैं, और कोटक बैंक भी प्राइवेट बैंकों में सपोर्ट करने का काम कर रहा है। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ये सारे के सारे आपको लाल निशान में नजर आएंगे। एचडीएफसी बैंक सपाट है नेगेटिव बायस के साथ। निफ्टी बैंक 30 अंक ऊपर आपको नजर आएगा, और एसबीआई है करीब 1% ऊपर निफ्टी को लीड करते हुए। आज की जो बड़ी तेजी है, जरा उस पर नजर डालते हैं कि कहां पर आज आपको मूव बढ़िया दिखेगा। जिंदल 100 कल हमने बड़ी तेजी देखी, आज फिर से शेयर चला 3% ऊपर है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स करीब 5% ऊपर, अडानी एनर्जी करीब 2% ऊपर है, जेके सीमेंट, स्ट्राइड्स फार्मा, कुछ और शेयर जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। जेके टायर में 1% की मजबूती। हीरो मोटो कल चला करीब 2-2.5%, आज फिर से हम 1% के आसपास का मूव देख रहे हैं। तो कुछ ऑटो में हम देख रहे हैं कि चुनिंदा बाइंग आज के सत्र में आपको होती हुई नजर आएगी। गिरावट कहां पर है? आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, इसमें होनी थी ब्लॉक डील, और एक निवेशक इसमें 3% का हिस्सा बेचने वाला था, ऐसी खबरें आ रही थी, और फ्लोर प्राइस था 65 का। इसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलें नजर आएंगी शुरुआत में। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी 5% नीचे, बजाज कंज्यूमर, शोभा, तो जो रियल एस्टेट वाले शेयर हैं वहां पर कमजोरी जारी है। बीएचईएल में आज फिर से हम देखने करीब 1.5% के आसपास की नरमी आपको नजर आएगी। निफ्टी सपाट आपको नजर आएगा, थोड़ी सी गिरावट इसमें है। एक बार जरा देख लेते हैं कि जरा बाकी जो इंडेक्स है ना, उसमें क्या चाल नजर आ रही है। तो पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटो को अगर आप छोड़ दें, एफएमसीजी में भी थोड़ा थोड़ा तो बाजार में नेगेटिव माहौल ही नजर आएगा आपको, और सबसे ज्यादा गिरावट है रियल एस्टेट में और आईटी में। ये रियल एस्टेट का इंडेक्स 1% नीचे, आईटी का इंडेक्स करीब आधे % नीचे आपको कारोबार करता दिखेगा। स्मॉल कैप में भी नरमी जारी है, कल भी हमने देखा कि कमजोरी था, आज भी इंडेक्स ये कमजोर है, और फार्मा में भी सिलेक्टिव सेलिंग आज हमें नजर आ रही है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, इसके ब्लॉक डील की देखिए खबर आ गई है, 3.7% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है, और ये शेयर है 7% नीचे। चलिए एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनको कहां पर मौके दिख रहे हैं, और लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड। चलिए, बाजार की तो शुरुआत हुई है, लेकिन आपके लिए क्या मौके हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की। प्रदीप जी, सबसे पहले आप बताइए आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? सर देखिए, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक अभी चलेगा, और पीएसयू बैंक पे मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में मुझे लगता है कि एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पे आ रहा है, और बैंक ऑफ इंडिया करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 169, एंड सेकंड टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 175 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड इनफैक्ट एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 158 के आसपास मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 175 180 आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। आज कल नेक्स्ट 3 से 4 दिन मुझे लगता है कि फोकस रखना चाहिए, पोजिशनल व्यू है। बैंक ऑफ इंडिया करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया आपने आइडेंटिफाई किया है 169 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 175 का, 158 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। 4 से 5 दिन भी आपको यहाँ पर होल्ड करना पड़ सकता है। इस बीच एक और एक्सपर्ट हमारे साथ तेजस शाह भी जुड़ गए हैं। तेजस जी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स।
गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज का मेरा जो पहला ओपनिंग ट्रेड है वो मेटल सेक्टर से है, हिंडाल्को लिमिटेड। मेटल एज ए सेक्टर हमें काफ़ी पसंद है और हमें लग रहा है मेटल स्टॉक्स विल डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो हिंडाल्को मैंने चुना है। एक हल्की सी गिरावट में बाइंग करने की सलाह है। 940 से लेके 945 के बीच में स्टॉक में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 919 का। इसका लक्ष्य रहेगा 975 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1000 का। और दूसरा जो ट्रेड मैंने चुना है वो भी बैंक ऑफ इंडिया ही है। बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा कि एक 3 वाइड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुई है ऑन अ डेली चार्ट और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है स्टॉक में। ये स्टॉक में भी हल्की सी गिरावट में खरीदारी करने की राय है। 160 to 163 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन बैंक ऑफ इंडिया विद स्टॉप लॉस बिलो 157। पहला लक्ष्य रहेगा 169 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 175 का। के टारगेट ये सेम टारगेट प्रदीप जी ने दिए थे। टारगेट भी स्टॉप लॉस भी बिल्कुल आसपास ही 158 का उन्होंने दिया था, आपने भी 157 के आसपास का स्टॉप लॉस दिया था। खरीदारी का लेवल आप कह रहे हैं कि 163। दूसरी कॉल हिंडाल्को, जहां पर आप कह रहे हैं कि 940 से 943 बेहतर जोन होगा एंट्री के लिए हिंडाल्को में। 919 का स्टॉप लॉस और 975 और 1000 ये दो टारगेट आपकी तरफ से आ रही है। हमारे साथ वत्सल भुवा भी हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। वत्सल गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी तरफ से 2 ओपनिंग ट्रेड्स रहेगी, 3 रहेगी। एक रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा। अगेन मुझे पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये बैंक जिसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम का एक फॉर्मेशन चार्ट पे बन रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉक 330 के टारगेट अचीव कर सकता है। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 295 का। सेकंड जो एक स्टॉक रहेगा वो है अशोक लेलैंड। तो सेम स्टॉक में एक हायर टॉप हायर बॉटम का एक अच्छा खासा फॉर्मेशन चार्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा है। स्टॉक में अगर एक कल और परसों के सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी 20 डेज मूविंग एवरेज से एब्जॉर्ब हो गई थी। तो मुझे लगता है स्टॉक में जो तेजी, एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है स्टॉक में, जो इंडिकेट कर रहा है कि तेजी स्टॉक में जारी रह सकती है। तो 188 के लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं। 179 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 205 और 215 के टारगेट एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। तीसरा एक स्टॉक रहेगा डिक्सन। तो डिक्सन में एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद कल स्टॉक में अपने जो सपोर्ट था, एक काफी मजबूत सपोर्ट है, इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो स्टॉक ने वहां पे सपोर्ट लिया है। हालांकि इसमें एक स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट लगाना होगा क्योंकि एक कॉन्ट्रा ट्रेड है। तो मुझे लगता है डिक्सन में आप 11050 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। 10,900 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए रिट्रेसमेंट के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट करने मीन की तरफ रिवर्ट हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 11,500। 11,500 ये लेवल भी डिक्सन टेक दिखा सकता है। 10,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी ओर अशोक लेलैंड की, जहां पे 205 से 215 का टारगेट दे रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 179 के आसपास लगाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा 330 का टारगेट, 295 का स्टॉप लॉस। मयूरेश जी, आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पिक यहां से आपकी तरफ से? हमें लगता है आई थिंक डिफेंसिव्स वापस एक फोरे में आएंगे और विद इन डिफेंसिव्स एफएमसीजी एज अ स्पेस के नतीजे थोड़े रिलेटिवली बेहतर होने चाहिए। नेस्ले इंडिया हमें ठीक ठाक लग रहा है विद इन दी बास्केट। हमें लगता है जैसे Q2 के नतीजे आए थे नेस्ले इंडिया के अक्रॉस इट्स कैटेगरीज, मिल्क प्रोडक्ट्स हो, बेबी प्रोडक्ट्स हो, कॉन्फेक्शनरी हो, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक थी, इनपुट कॉस्ट अभी भी काफी स्टेबल लग रही है। और इसलिए हमारे अनुमान में आई थिंक जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन का एक इफेक्ट नंबर्स पे प्ले आउट होगा, कहीं ना कहीं आई थिंक Q3 के नंबर्स या आंकड़े रिलेटिवली आई थिंक होल्ड अप करनी चाहिए फॉर द सेक्टर एज अ होल। थोड़ी आई थिंक इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन होगी फ्रॉम Q2 टू Q3, बट बियॉन्ड दैट मुझे लगता है आई थिंक रिलेटिवली थोड़े बेटर नंबर्स आने चाहिए विद डिस्क्रिशनरी स्पेंड एक्सपेक्टेड टू कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो मुझे लगता है नेस्ले इंडिया एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमने ये हमारे जो मोमेंटम पोर्टफोलियो है, जिसे हम स्विंग पोर्टफोलियो कहते हैं, उसमें स्टॉक को ऐड किया है एज अ डिस्क्लेमर। ऑलराइट, तो नेस्ले इंडिया इन स्तरों पर पसंद आ रहा है। चलिए इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। डिफेंसिव्स का एक कमबैक होना चाहिए, ये कॉल फिलहाल मयूरेश जी की तरफ से। पर जी हाँ, कुछ बड़े मूव्स फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं बाजार में। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े लाल निशान में ज़रूर है। मार्केट की ब्रेथ इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है। चुनिंदा मेटल काउंटर्स, चुनिंदा आप फाइनेंशियल्स के नाम ले लीजिए,
वो थोड़ा बहुत सहारा ज़रूर दे रहे हैं। बट आज बजाज फाइनेंस एकाएक गिरावट दिखा रहा है, अब निफ्टी का टॉप लूजर बन चुका है। लगभग 2% की गिरावट बजाज फाइनेंस में। और प्रदीप जी, लगातार हम देख रहे थे कि स्टॉक एक प्रेशर में था, बट आज के सेलिंग प्रेशर को देखकर क्या व्यू रखते हैं आप? क्योंकि मेरी रीडिंग के लिहाज से एग्जैक्टली अपने मूविंग एवरेजेस से, खासतौर से 20 डे मूविंग एवरेज से एक यू टर्न ले रहा है। अभी भी प्रेशर तो है कंटिन्यूअसली, क्योंकि डे लो पे ही है। सो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। सच एज ए इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए ट्रेडिंग व्यू मुझे लगता है कि एक बार 935 940 तक भी आ सकता है, तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। फ्रेश मैं शॉर्ट करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि 935 940 से एक बार फिर से पुल बैक देखने को मिले, तो थोड़ा वेट करके जाइए। 935 कभी भी आता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप निचले स्तरों पर देखें, फ्रेश शॉट्स आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। पर जी हाँ, देखते हैं कोई रिकवरी दिखाता है या नहीं। बट आज जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उनमें डिसेंट ट्रैक्शन है। आप देखिए एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, साथ ही कैनरा बैंक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। और कल की भारी गिरावट के बाद पीएनबी में आज थोड़ी सी रिकवरी है। हालांकि एनआईएम गाइडेंस जो है कंपनी ने थोड़ी सी कट ज़रूर की है, पर ब्रोकरेजेस का भरोसा अभी भी बरकरार है। वत्सल, एक बार आपकी राय, जितने भी पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स हैं उनमें से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद हो? एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, ये सभी बस कर रहे हैं। जी, जैसे मैंने अपनी स्टॉक पिक में भी रखा था, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो स्टॉक है यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये जितने भी आपने नाम लिए ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल गए हैं। ये एक स्टॉक ऐसा है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉक अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 303 एंड 3010, तो मुझे लगता है कि पर चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रेंथ है स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को लॉन्ग करके चला जा सकता है। 330 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 295 का। तो चलिए, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी पसंद आ रहा है वत्सल की तरफ से। पर इसी के साथ वत्सल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पे चर्चा की और अपनी स्टॉक कॉल्स भी दी। बट इसी के साथ कुछ एक ऑटो काउंटर्स में तो देखिए मोमेंटम है ही, उसके बारे में हमने चर्चा की ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पर सीएट, यहाँ पर नंबर्स अच्छे आए थे, बट एकाएक जो है गिरावट हावी हो रही है। लगभग 1% तक के कट्स जो हैं आप सीएट में देखेंगे। और बाकी टायर काउंटर्स में भी इतना एंथुजियाज्म नहीं है। अब देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री आना बाकी है। अब कहीं ना कहीं 4 बजे आज कौन कॉल है, देखते हैं वहाँ से किस तरीके की कमेंट्री निकल कर आती है। बट आज फिर से प्रेशर बन रहा है इटर्नल पे, फिर से 2% के कट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। और मयूरेश जी, क्या कुछ हो रहा है ये पूरे स्पेस में? क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज आउट होते हुए हम ज़रूर देख रहे हैं। इटर्नल, क्या राय रखते हैं आप खास तौर से इस काउंटर पे और पूरे स्पेस पर भी? क्या यहाँ पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे? मॉर्निंग सृष्टि, तो आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर मोर डिक्लाइंस, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी महंगे लग रहे हैं। और मेरी थीसिस हमेशा यही थी कि आई थिंक दे हैव रन अप अ लिटिल बिट टू मच फॉर कंफर्ट। वॉल्यूम्स इनके साथ रहेंगे, नो टू वेज अबाउट इट, वो डिलीवरी वाला बिजनेस हो या क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस हो। बट मार्जिन्स और बॉटम लाइन ग्रोथ, स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ग्रो होती है, ये बेसिक एक पर्पस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर हैविंग अ फॉरवर्ड मल्टीपल पेग्ड। आज के तारीख में जैसे इन्होंने एक डार्क स्टोर एक्सपेंशन किया है, नॉट जस्ट इटर्नल, इवन इफ यू लुक एट स्विगी या जेप्टो भी इंक्रीज कर रहा है, वहां से एक थोड़ी मार जरूर इनके मार्जिन्स पे पड़ी है। बट कहीं ना कहीं इवन कंपटीशन इज लूमिंग वेरी वेरी हार्ड। तो अमेजोन की एंट्री कैसे होगी, क्या रिलायंस रिटेल की एंट्री होगी, डीमार्ट या अदर जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स हैं इन द इंडस्ट्री, दे आर प्रॉब्ली डूइंग पायलट्स इन अ फ्यू सिटीज। तो इससे एक इनहेरेंट एडेड प्रेशर आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन ग्रोथ। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, आई थिंक द न्यू वेजर लेबर बिल कोड, इससे भी एक वन टाइम इम्पैक्ट जरूर आएगा Q3 में, बट उसके आगे क्या निकल के आता है ये देखना बहुत लाजमी होगा, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू margins, because a large part of their workforce is dependent on gig workers. तो आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स हैं, और इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि Q3 के नतीजे कैसे आते हैं, कमेंट्रीज कैसे रहती है फॉर द इंडस्ट्रीज।
ऑलराइट, तो चलिए अभी और गिरावट आ सकती है। इटर्नल पे वैल्यूएशंस अभी भी महंगे लग रहे हैं, ये फिलहाल राय आती हुई, तो थोड़ा बच के ही चले। बट इस बीच देखिए निफ्टी ने 25,500 के भी स्तर को तोड़ दिया है। लगभग 100 अंकों की गिरावट आप निफ्टी 50 में देखेंगे। और निफ्टी बैंक में भी ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े से अपटिक्स दिखाए, सरकारी बैंकों से सपोर्ट था, पर वहाँ पर भी 100 अंकों की गिरावट और बिकवाली हावी होते हुए हम देख रहे हैं। तो प्रेशर तो ज़रूर है बाजारों पे। और इंडिया विक्स भी अब 12 के स्तर के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। 2% का उछाल आप वहां पे देखेंगे। बट सीमेंट काउंटर्स इस बार काफी मजबूती से ऊपर जा रहे हैं। और जेके सीमेंट के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छी थी और इंडस्ट्री ग्रोथ से बेहतर ग्रोथ करने का उन्होंने भरोसा जताया है। डबल डिजिट ग्रोथ की वो उम्मीद कर रहे हैं। और जी हाँ, हम लगातार हाईलाइट कर भी रहे थे कि प्राइस हाइक इस पूरे सेक्टर में किस तरीके से वापस आते हुए दिखेंगे। जेके सीमेंट, डालमिया भारत, ये कुछ NSE 500 के टॉप गेनर्स में शामिल जरूर होते हुए दिख रहे हैं। एक बार तेजस, आपकी राय, जेके सीमेंट पे 5% का उछाल, डालमिया भारत 2% की तेजी, क्या इन दोनों में से कोई स्टॉक फिलहाल आपको पसंद आ रहा है? देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है जेके सीमेंट का, और आज फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 2 to 3 months। और जो स्ट्रक्चर है उसने, मुझे जो हिसाब से स्ट्रक्चर है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है ऑन अ डेली चार्ट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो रैली है वो बरकरार होगी। ऊपर में 6300 से लेके 6350 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में। सो कोई भी डिप आता है उसमें खरीदारी करने की राय है विद स्टॉप लॉस बिलो 5750। और दूसरा जो काउंटर मुझे पसंद है फॉर सीमेंट स्पेस से, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्टॉक में भी ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। और लास्ट वीक अगर देखेंगे तो एक वीकली चार्ट पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और छोटी और लंबी अवधि की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक में भी खरीदारी की जा सकती है ऑन अ माइनर डिप विद अ स्टॉप लॉस बिलो 11,850 और लक्ष्य रहेगा 13,000 का। और दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट भी एक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीबन चल रहा है। ये स्टॉक में अगर माइनर डिप मिलता है मे बी अराउंड 455 460, तो एक पोजिशनल व्यू ले सकते हैं स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 425 और लक्ष्य रहेगा 500 से लेके 525 का। और टाइम होराइजन विल बी 1 to 2 months। ठीक है, 525 रुपए के टारगेट होंगे इंडिया सीमेंट के लिए और 1 से 2 महीने का आपको अवधि रख के चलना है। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है और निफ्टी की जो कमजोरी है वो गई है लगभग 100 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक 75 अंक नीचे है, रिलेटिवली बेहतर है निफ्टी के मुकाबले। और 25,500 के लेवल को निफ्टी ने फिर से कर दिया है ब्रेक। कल भी हमने देखा था कि इंट्राडे में उसके नीचे गया था और फिर रिकवरी आई थी, लेकिन आज फिर से देखिए प्रॉब्लम गहराते हुए हम देख रहे हैं। देखते हैं कि आगे स्थिति क्या होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे इटर्नल की। इटर्नल अब डे लो पर है और जहां से इटर्नल चला था 350 रुपए के भाव से लगभग 300 तक गया था और फिर से घूम फिर के 350 रुपए के आसपास के भाव आप इटर्नल में देखेंगे। और इटर्नल समेत आज जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजीज वाली कंपनीज हैं आप हर तरफ लाल निशानी देखेंगे, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे इटर्नल का ही कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी स्विगी आप देखिए ये कमज़ोर है। कार ट्रेड के शेयर में हम कमज़ोरी देख रहे हैं, पीबी फिनटेक के शेयर में नरमी हम देख रहे हैं। तो पूरा अक्रॉस द बोर्ड ये आज के सत्र में हम ये सेलिंग इंटेंसिफाई होते हुए देख रहे हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में SBI ना सिर्फ लीड कर रहा है बल्कि एक अहम आंकड़े को इन्होंने पार किया है। 1,050 रुपए के ऊपर पहली बार शेयर का भाव निकला है, यानी कि रिकॉर्ड हाइस पर हैं और आज 1% के गेंस के साथ निफ्टी को लीड भी कर रहा है। एक राय आपकी प्रदीप जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1100 की तरफ कदम बढ़ा दिए SBI ने, राय आपकी क्या और चलेगा यहां से? जी बिल्कुल अभिषेक सर, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन चार्ट में है, डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में। एंड मुझे लगता है कि एक बार 1100, मेरा तो टारगेट 1130 है, मुझे लगता है कि 1100 एंड 1130 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से भी हम बाय करके जा सकते हैं विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 1015। 1015 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1130 एंड अबव भी आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम निफ्टी PSU का इंडेक्स देखेंगे, मुझे लगता है कि पूरा साल भर ये इंडेक्स चलेगा और मैं लास्ट 2 महीने से कंटिन्यूअसली बोलते आ रहा हूं। सो मुझे लगता है कि अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें।
ठीक है, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1130 रुपए के टारगेट होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। प्रदीप, आज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और तमाम शेयरों पर आपने राय दी। एक बार जरा हिंदुस्तान जिंक का शेयर लेकर आएगा। हिंदुस्तान जिंक में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ लगातार कायम है और जिस तरह से चांदी के प्राइसेस में उछाल आ रहा है उसका पूरा का पूरा सपोर्ट मिला है। लगभग 1.5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा हिंदुस्तान जिंक का। और हिंदुस्तान जिंक के साथ साथ आप देखिए एक दिन की नरमी के बाद फिर से वेदांता के शेयर में तेजी लौट आई है और उसके भाव भी इसके आसपास ही नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस के 680 रुपए के आसपास के भाव होंगे वेदांता के। जी हाँ, 679 रुपए 80 पैसे के भाव हैं वेदांता के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदांता का इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान जिंक में। 61% स्टेक ये होल्ड करती है कंपनी। और अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो वेदांता से ज्यादा मार्केट कैप हिंदुस्तान जिंक का हो गया है। वेदांता का मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का होगा और हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो गया है। तो बेहतरीन ये स्टोरी रही है। वेदांता रिकॉर्ड हाइस के आसपास। तेजस जी, आपका व्यू क्या करना चाहिए शेयर में? देखिए, वेदांता की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है स्टॉक। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है बट ओनली द कंसर्न इसके थोड़ा सा ओवरबॉट है। तो अभी ये लेवल पे मेरे हिसाब से हल्की सी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 665 के करीबन मिलता है तो उस वो लेवल पे एक बार ट्रेडिंग के लिए खरीदारी की सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 640 और लक्ष्य रहेगा 700 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 720 का। ठीक है, 720 का होगा दूसरा टारगेट और ये हो गया वेदांता को लेकर व्यू। देखिए, गिरावट थोड़ी सी ना और बढ़ रही है और निफ्टी अब 25,475 के भी नीचे जाके कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। 125 अंकों की गिरावट। तो देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो जो अर्निंग्स आए बाजार में उन्होंने उत्साह भरने का काम किया नहीं। निफ्टी के 10 नतीजे आ गए हैं और बड़े बड़े नतीजे आ गए जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है। आईसीसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। लेकिन वो एक्साइटमेंट बाजार को मिला नहीं। एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही है। ग्लोबल टेंशन अपनी जगह पर है। ट्रंप की परेशानी से हम वाकिफ हैं और इसके चलते बाजार में हम देखने की निराशा का माहौल है। और आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हम देख रहे हैं कि तेजी की जो पोजीशंस रही होंगी ना, थोड़ी सी अनवाइंडिंग उसमें दिख रही है। आप देखिए, करीब 600 शेयर अगर ऊपर हैं तो उससे 3 गुना ज़्यादा। कल भी लगभग स्टोरी बाजार में शुरुआत में यही थी। 2000 शेयर आज हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक करीब 160 अंक नीचे, 59,700 के आसपास आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। तो निफ्टी बैंक तो ठीक है, लेकिन बाकी मार्केट में थोड़ी सी ना चिंताएं फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कंजम्पशन वाले शेयर भी आज फिर से परेशान कर रहे हैं। एक राय में अमोल आपसे लेना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एक बार जरा ट्रेंड पर व्यू दीजिए। ट्रेंड और कमजोर हो रहा है, 3900 रुपए के नीचे भाव इसका फिर से आ गया है। क्या आपको लगता है कि गिरावट और होगी ट्रेंड में? ट्रेंड पर व्यू दीजिए और अपने स्टॉक्स भी जरा शेयर कीजिए। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ट्रेंड का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो एक गैप डाउन के बाद स्टॉक में से लग रहा था कि एक टेम्पररी बॉटम बन जाएगा, बट वीक जो सेटअप था उसी को स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। लोअर टॉप फॉर्मेशन कंटिन्यू किया है और अगर हम आज इंट्राडे का बात करेंगे तो सुबह से ही स्टॉक प्रेशर में है। मुझे लगता है यही सेटअप कंटिन्यू रहेगा। अभी भी ट्रेंड डाउन है और रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए 3950 का, जो आज के डे हाई के आसपास है। जब तक उसके नीचे ये वीक सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा, ऑन द लोअर साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक 3780 की तरफ बढ़ता हुआ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। सेटअप तभी चेंज होगा जब स्टॉक 3950 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू कर देता है तो थोड़ा सा सेंटीमेंट में चेंज होगा। फिलहाल सेटअप वीक है और कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। अबाउट पीक्स, एक तो टीवीएस मोटर्स की तरफ ध्यान जा रहा है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव जरूर दिखा है, 3675 के आसपास है, बट लेवल्स अच्छे हैं। पोजिशनली टारगेट है 3825 और 3850 का और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 3585 का। और दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर फोकस जा रहा है, 1185 के आसपास है। ये भी अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है या अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील में वापस से 1230 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1165 का। बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर काफी वोलेटाइल है, दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, तो ये टीवीएस मोटर और जेएसडब्ल्यू
स्टील आपकी तरफ से 2 टॉपिक भी आ गई है। चलिए अब हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जी भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, बाजार पर भी व्यू दीजिए और बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है इस बाजार से। जी हाँ, आई थिंक वीकनेस काफ़ी स्ट्रांग है। मार्केट्स में हम 25,500 के लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं, तो ये एक साइन ऑफ कंसर्न हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज जो एक मेजर थ्रेशोल्ड था सपोर्ट का, अगर उसके नीचे अगर हम क्लोज कर जाते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में वीकनेस जो है वो लगातार कंटिन्यूसली रहेगी और इंटेंसिफाई भी हो सकती है। तो ये जो 25,500 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम 2 बार ऑलरेडी इंट्राडे 25,500 को तोड़ चुके हैं, बट हमने बाउंस बैक करके हमने 25,500 के ऊपर क्लोज किया था। तो उस लिहाज से देखना पड़ेगा कि आज का सत्र जो है वो हम 25,500 को होल्ड कर पाते हैं या नहीं होल्ड कर पाते। अगर हम ब्रेक कर जाते हैं और क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा मानना है कि जो वीकनेस है वो इंक्रीमेंटली इंटेंसिफाई हो सकती है इंडेक्स में आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। यहाँ पे मैं कुछ एक सेल कॉल इनिशिएट करूँगा। एक्सपेक्टेशंस है कि अगर 25,500 के नीचे हम क्लोज करें तो यहाँ से डाउन ट्रेंड और इंटेंसिफाई हो सकता है। इटर्नल एक पहला सेल कॉल रहेगा, जो मेरा मानना है कि एक शॉर्ट टर्म स्विंग ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक ने। कल 275 के लेवल्स को 280 के लेवल्स को क्रॉस करके डाउन साइड पे स्टॉक ने एक स्विंग ब्रेकडाउन दिया है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा सेल बन सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 262 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 278 का इटर्नल पे। और सेकंड रहेगा सेल कॉल भारत फौज पर, जिसमें मैंने कल भी सेल इनिशिएट किया था। 1435-40 के आसपास कल ट्रेड करा था, आज 1400 के नीचे आ गया है स्टॉक। तो मेरा मानना है कि भारत फौज पे भी सेल कॉल इनिशिएट या मेंटेन रख सकते हैं। नया टारगेट डाउन साइड पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 1355 का, स्टॉप लॉस 1420 का। ऑलराइट, तो चलिए इटर्नल और भारत फोर्ज यहाँ पर जो है आपको नज़र रखनी है। जी हाँ, कल भारत फोर्ज पर कुणाल ने सेल कॉल दिया था और उसके बाद हमने गिरावट ही हावी होती हुई देखी। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का जिन्होंने समय निकाला और साथ ही साथ तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की। अमोल जी, तेजस, कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पर अमोल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ देर हमारे साथ और बने रहिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बजट का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और क्या कुछ होनी चाहिए आपकी रणनीति इस बजट को लेकर, आप कैसे तैयारी करें अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से और साथ ही अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं, ये सभी कुछ समझेंगे हमारे इस खास पेशकश बजट के बादशाह में। तो आज हमारे साथ इस खास सेगमेंट बजट के बादशाह में जुड़ चुकी हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट की सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शिवानी सरकार कुरियन जी। शिवानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, बजट से आपकी उम्मीदें समझें। एक बार मार्केट्स पे आपका व्यू समझना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी नर्वसनेस ऑलरेडी हम देख रहे हैं मार्केट्स में। एकाएक करके लेवल्स टूट रहे हैं, नतीजों का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, खासतौर से दिग्गज अर्निंग्स का, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हैं ही। ऐसे में बाजार की चाल आगे कैसे आप देख रहे हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो जैसे आपने कहा कि मार्केट्स के जो 3 फैक्टर्स होते हैं मार्केट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर, जहां पे हम अभी भी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, जो ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी, वो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही है। दूसरी बात है अर्निंग्स की। तो अभी हमने Q3 के अर्निंग्स की शुरुआत देखी है, पर यहाँ पे अगर अर्निंग्स देखें तो इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन निफ्टी के लिए हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ के है, पर यहाँ से चल के अर्निंग्स FY27 में हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि अर्निंग्स इंप्रूव होने चाहिए और स्लाइटली ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात है मार्केट के वैल्यूएशंस। हमारे मार्केट्स अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी है लास्ट कैलेंडर ईयर टू डेट में, और इसके कारण रिलेटिव वैल्यूएशंस हमारे लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पे पहुंच गए हैं। पर अगर हम मार्केट्स के अलग अलग सेगमेंट्स देखें तो लार्ज कैप्स अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से उनके वैल्यूएशंस है प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे। मिड कैप्स के वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े
प्रीमियम पर चल रहे हैं, पर वहां पे अर्निंग्स डिलीवरी काफी मजबूत रही है। पर स्मॉल कैप्स में अभी भी अर्निंग्स डिलीवरी आई नहीं है और वहां पे वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड है। तो इस माहौल में एक तो नियर टर्म अभी तक अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखी है, पर एक्सपेक्टेशंस है अर्निंग्स इंप्रूवमेंट की। पर ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज और मिड कैप्स बेटर प्लेस लग रहे हैं। स्मॉल कैप्स में अभी भी हमारा व्यू थोड़ा बहुत कॉशियस है। और सेक्टर्स देखें तो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स अभी भी बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि ग्लोबली अभी भी हम अनसर्टेनिटी ट्रेड और टैरिफ पे देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनसर्टेनिटीज हैं ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर। शिवानी मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक दिस साइड। मैम, तो क्या मान के चलें, क्योंकि जब ये साल शुरू होने वाला था तो डिबेट चल रही थी कि क्या 2025 से 2026 में बेहतर रिटर्न देखेंगे, और ये सारे के सारे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही थी कि नहीं अर्निंग रिकवरी आएगी और उसके बाद वैल्यूएशन थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे और शायद एफआईज भी आ जाएं। अब ये चीज़ें कम से कम शुरुआत में तो अर्निंग साइकिल में दिखाई नहीं दे रही हैं Q3 के नंबर्स में। क्या उम्मीदें हैं आपकी इस साल में रिटर्न्स को लेकर? कितनी अपेक्षाएं रखें? तो आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत जो हुई है, थोड़ी बहुत नर्वस शुरुआत हुई है मार्केट्स की। पर अगर हम इस क्वार्टर के अर्निंग्स भी देखें तो अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो लार्जली 2 सेक्टर्स में हमने नंबर्स देखे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी में और दूसरी है थोड़े बहुत बैंकिंग सेक्टर के। हमने जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं उनके नंबर्स हमने देखे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स एक्चुअली काफ़ी मजबूत आए हैं। लोन ग्रोथ में हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और मार्जिन ट्रैजेक्टरी, जहाँ पे थोड़ा बहुत फियर था कि रेट कट के कारण मार्जिन पे प्रेशर आएगी, मार्जिन अभी तक बनाई हुई है। पर यहाँ से जो आगे चल के अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस है इस क्वार्टर के, जैसे मैंने कहा कि कंसेंसस अगर नंबर्स भी देख ले तो कंसेंसस नंबर्स निफ्टी के लिए हाई सिंगल डिजिट के ही एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। और पूरे मार्केट के जो बाकी स्टॉक्स है और कंपनीज है उनके अर्निंग्स अभी तक आए नहीं है। तो आगे चल के अगर हम एक साल आगे देखें तो FY27 में अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी के अर्निंग्स जो इस साल मिड सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट अर्निंग्स होंगे, वहां से मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ की हमारी अपेक्षा है। तो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं FY27 के लिए। एक बड़ा सेक्टर है जहां पे हम अर्निंग्स इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, जिसके कारण निफ्टी में भी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग, कंजम्पशन, सिक्लिकल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, इन सब सेगमेंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि FY27 में अर्निंग्स मजबूत रहेगी और ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स डिलीवरी का एक्सपेक्टेशन अभी भी हम रख रहे हैं FY27 के लिए। ओके, तो शिवानी जी, लेकिन मैम एक सवाल ये है कि बजट में ऐसे किस तरह के अनाउंसमेंट की ज़रूरत है ताकि एफआईआईज़ की बाज़ार में वापसी हो सके, और क्या लग रहा है ये बजट कौन से पॉजिटिव ट्रिगर बाज़ार को दे सकता है? क्या उम्मीदें करनी चाहिए, या किस तरह के फैसले से एफआईआईज़ की वापस से री एंट्री हो सकती है? एक तो हमारा मानना है कि जो बजट का फोकस वो अभी भी फिस्कल कंसोलिडेशन और ट्रांसपेरेंसी पे रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट चेंज हम इस बजट में देखेंगे वो है कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट के बजाय पब्लिक डेट टू जीडीपी टारगेटिंग की तरफ हम बढ़ेंगे। और इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो ऑलरेडी हमें हमारे सामने रखा गया है। तो जो शार्प फिस्कल कंसोलिडेशन हम कुछ साल से देख रहे थे, उसका पेस शायद कंसोलिडेशन का पेस थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकती है, जिसके कारण फिस्कल इम्पल्स या इम्पेटस मिल सकती है मार्केट को। तो वो एक हम नजर रखेंगे। दूसरी बात है कि ये जो बजट प्रेजेंटेशन है इस एक ऐसे माहौल में हो रही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अभी भी काफी अनसर्टन है। तो क्लियरली फोकस रहेगी हाउ टू बूस्ट जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है। और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि जो बजट के पॉलिसीज थे वो काफी हद तक अफोर्डेबल कंजम्पशन, मास कंजम्पशन और रूरल सेक्टर्स के ऊपर उनका ध्यान था। तो हमारा मानना है कि शायद इस बजट में भी अफोर्डेबल मास कंजम्पशन के ऊपर ध्यान रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पे ऊपर हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी तक जो बजटेड नंबर्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, वहां से अभी जो ऑलरेडी नंबर्स हमें पता है वहां पे ग्रोथ हम देख रहे हैं। पर
आगे चल के पब्लिक कैपेक्स का जो स्पेंड है वो कैसे आगे बढ़ेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वो उतने हद तक इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखा है। तो पब्लिक कैपेक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स प्लस स्टेट कैपेक्स का जो इम्पोर्टेंस है फॉर इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ वो अभी भी बरकरार है। तो फोकस कितनी रहेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, वो एक इम्पोर्टेंट ओवरऑल बजट के लिए हम एक नंबर या नतीजा हम उस पर ध्यान रखेंगे। तो नेट नेट जो एरियाज ऑफ फोकस मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ग्लोबली अभी भी अनसर्टेनिटी चल रही है, इन्वेस्टमेंट पुश, और फाइनली जॉब क्रिएशन पे क्या क्या स्टेप्स अनाउंस करेंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा बजट के हिसाब से। ऑलराइट, शिवानी मैम, क्या रेलवे और डिफेंस जैसे काउंटर्स को एक बार फिर देखने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, पिछले अगर 5-6 साल का ट्रेंड निकालें तो बीते 2 साल से पहले जिस तरीके का बूस्ट इन दोनों ही खेमों को मिला था, अगर आप बात करें सरकारी केपेक्स और साथ ही फोकस को लेकर, एक री रेटिंग ज़रूर हुई थी। बट अब जो है ये सभी सेगमेंट्स ही एकाएक ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। बट क्या इस बजट से कुछ उम्मीदें रखें? तो जैसे आपने कहा कि जो पिछले कुछ सालों से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ देख रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या बजट स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल मोर और लेस जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है उसको ट्रैक करेगी। पर जो फोकस रहेगी वो स्ट्रेटेजिक फोकस रहेगी कि स्पेंड जो होनी चाहिए कैपेक्स में वो स्ट्रेटेजिक एरियाज में फोकस स्पेंड हम देख सकते हैं। उसमें डिफेंस एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहां पे हमारा मानना है कि डिफेंस स्पेंडिंग अभी भी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसपे गवर्नमेंट शायद फोकस करे। तो ओवरऑल कैपेक्स स्पेंड जो ग्रोथ हम लास्ट में भी 3-4 साल से देख रहे हैं, वहां से ग्रोथ मॉडरेट होके नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आगे चलेंगे, पर उसके अंदर स्ट्रेटेजिक फोकस डिफेंस, रेलवेज, शिप बिल्डिंग, इन सेगमेंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फोकस बनाए रखेंगे। शिबानी मैम, एक और सवाल, वैल्यूएशंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बाजार इस तरह के होते हैं, तो आपके हिसाब से कहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्रेश फंड डिप्लॉयमेंट के लिए, और कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं अब कॉशियस हो जाना चाहिए या फिर दूर रहना ही बेहतर स्ट्रेटजी होगा? तो वैल्यूएशन जब हम देखते हैं, एक तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, एक और दूसरी वैल्यूएशन जो रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट्स या अदर कंट्रीज। एफआईआईज जब वैल्यूएशन देखते हैं वो दोनों को पर ध्यान देते हैं, और इस हिसाब से अगर इंडिया के रिलेटिव वैल्यूएशंस इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज हमारा जो प्रीमियम है इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से वो लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पे है, और यहाँ से जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आएगी, वो एक रिलेटिव वैल्यूएशन की बात हो गई। दूसरी बात है एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस। तो अगर हम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप 3 सेगमेंट्स में देखें तो लार्ज कैप यानी कि निफ्टी के वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे अभी लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक है, तो वैल्यूएशन वहां पे रीजनेबल है। मिड कैप्स के वैल्यूएशन अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े प्रीमियम पे चल रहे हैं, पर मिड कैप की जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर से, मिड कैप के अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स के हिसाब से आगे चल रही है। ये अर्निंग्स ग्रोथ काफी हेल्दी रही है, तो वहां पे भी हम अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। जो कॉशियस हमारा व्यू अभी भी बनाए रहा है वो है स्मॉल कैप्स पे। स्मॉल कैप्स में अर्निंग्स डिलीवरी काफी वीक रही है, और वहां पे वैल्यूएशन प्रीमियम 30 to 40% प्रीमियम लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से है। तो इसका मानना है इसी वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रेफरेंस लार्ज और मिड के तरफ है, स्मॉल कैप्स में अभी भी हमारा व्यू कॉशियस है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो एक जो बड़ा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी फेवरेबल है वो है बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे हम लोन ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और हमारा मानना है कि जैसे आगे चल के मार्जिन्स, जो पिछले साल मार्जिन्स पे हमने काफी दबाव देखा था, वो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी आएगी जिसके कारण अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ सकती है। और
आज हम बैंक्स के वैल्यूएशन देखें, प्राइस टू बुक और आरओई दोनों को ध्यान में रखते हुए वो लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से काफी फेवरेबल है। तो नेट नेट मार्केट में लार्ज और मिड वहां पे हमारा व्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, और स्मॉल कैप्स में व्यू अभी भी कॉशियस या अंडरवेट है। तो स्मॉल कैप में सतर्क रहने की सलाह, लार्ज कैप और मिड कैप में अभी भी पॉजिटिव नजरिया आपका है। शिवानी मैम, एक सवाल, आपने अलग अलग सेक्टर की तो बात कर ली है, बैंकिंग भी बताया और हम बजट में बात करते भी है कि इंफ्रा और कैपेक्स रिलेटेड जितनी भी कंपनियां उनको फ़ायदा होता है, डिफेंस की बात करते हैं, लेकिन आईटी डिजिटल इंडिया पर भी सरकार का फोकस है, एआई को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कुछ R&D पर फोकस बढ़ सकता है, तो आईटी एज ए थीम काम कर सकती है क्या? और दूसरा, रिटेल निवेशकों के लिहाज से देखें तो क्या कुछ फायदा इस बजट से उनके लिए मिल सकता है जो रिटेल निवेशक है बाजार के? तो पहले आईटी पे चर्चा करते हैं। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और आईटी स्पेंड्स और आईटी में इन्वेस्ट करना हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इस पे सरकार और बजट दोनों की ध्यान शायद बनी रहे। बट सेक्टर के बारे में बात करें तो एक साल से हम सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल डिस्क्रिशनरी स्पेंड हम देखते हैं सर्विसेज के लिए, वहां पे इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी बड़ी बनी रही है। पर अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो डील विन ट्रेजेक्ट्री है, इस क्वार्टर में भी जो भी नतीजे आए हैं वहां पे भी हमने देखा है कि डील विन्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और हमारा मानना है कि धीरे धीरे डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो पिछले साल नहीं थी, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड शायद धीरे धीरे वापस भी आए। तो आईटी में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है अगले साल FY27 में, वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम FY26 के हिसाब से इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। आईटी में टिपिकली जो Q1 या Q2 क्वार्टर्स है, वहां पे सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स माने जाते हैं, तो जो ग्रोथ इंप्रूवमेंट वो शायद हम Q1 ऑफ FY27 से धीरे धीरे हम देख सकते हैं। और आईटी सेक्टर में जो लार्ज कैप्स है वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है, तो हमारा मानना है कि धीरे धीरे सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका था वो है रिटेल निवेशक। तो एक तो फैक्ट है कि जो बजट, हमारा मानना है कि जो फोकस बजट का है वो मास कंजम्पशन, अफोर्डेबल कंजम्पशन या बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन पे ही रहेगा, कि कैसे इस सेगमेंट को बूस्ट किया जा सके। जो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं वो बोथ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी इस सेगमेंट को टारगेट कर रही है, क्योंकि कोविड के बाद इस सेगमेंट में हमने सबसे ज्यादा दबाव देखा है। तो हमारा मानना है कि इस बजट में भी कंजम्पशन या डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस रहेगी, पर वहां पे भी मास सेगमेंट पे फोकस ज्यादा बनी रहेगी। शुक्रिया शिवानी मैम, आपने वक्त निकाला और अपने 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, और बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें रखनी चाहिए और रिटेल निवेशकों के लिए कहाँ कुछ मौके हो सकते हैं, इस पर भी आपने अपनी राय दी, अलग अलग सेक्टर और थीम को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलिए वापस से बाजार की ओर लौटते। बाजार देखिए तो गिरावट इस बीच थोड़ी सी बढ़ी है, 135 अंकों की गिरावट निफ्टी में दिख रही है, 25,450, 25,500 का जो अहम सपोर्ट लेवल जिसकी हम बातचीत कर रहे थे उसके नीचे अब फिसल कर आ चुका है, और गिरावट बढ़ती ही जा रही है। और निफ्टी बैंक में भी आज कमजोरी है, 225 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। आज जो दबाव बना रहा है बजाज फिनांस, इटर्नल, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, जियो फाइनेंशियल्स जैसे स्टॉक्स है, जहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी दिख रही है। सपोर्ट कुछ आ रहा है कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक से, जिसमें प्राइवेट में कोटक महिंद्रा बैंक और SBI जैसे स्टॉक्स है जहां पर थोड़ी बहुत, और कंजम्पशन थीम वाली कुछ स्टॉक्स भी यहां पर चल रहे हैं। चलिए, ये तो बाजार की बात हुई, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं मार्केट एट 10 की, और सबसे पहले देखते हैं न्यूज हेडलाइंस। खराब ग्लोबल संकेतों से